देखिए रिकॉर्डिंग का मैसेज है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीआरएस स्टार्ट किया था, तो आज भी हम लोग सेम टाइप ऑफ चीज का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर टाइम होगा तो एमेंडेड कैश बुक जो है वो भी स्टार्ट करेंगे। पहले जैसा सीखा था वैसा और भी कुछ क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। टाइम बचने से हम लोग एमेंडेड कैश बुक स्टार्ट करेंगे। बस वही एक नया पॉइंट सीखने का है, बाकी कुछ है भी नहीं, एज इट इज ही है। ठीक है। अच्छा तो देखो लास्ट दिन मैंने 7 करवाया था, बीच का कुछ स्किप करवा दिया था ना, 5 6 वो इसीलिए करवाया था क्योंकि उसमें अमेंडेड कैश बुक है, वो मैंने नहीं बताया। तो बाकी थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते जो भी बाकी है। जैसे कि सबसे पहले इलास्ट्रेशन 7 करेंगे, ठीक है, सॉरी 10 करेंगे। 7 के बाद फिर से 8 9 के गैप में हम लोग 10 करेंगे, इलास्ट्रेशन 10। ये भी हम लोग का सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है। अगर हमारे पास दोनों पॉइंट गिवन है, कैश बुक पासबुक, और कैश बुक या कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो पासबुक तक पहुंचना है, पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक तक पहुंचना है। और अगर हमें कोई भी एक ही पॉइंट दिया हुआ है तो उसी को लिख के उसी से स्टार्ट करना है और एंड पॉइंट में पहुंचना है। ठीक है, तो बनाना क्या है वो तो पता ही है, बीआरएस बनाना है। तो हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं बीआरएस एज ऑन, डेट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन का, हाँ 30 जून को बनेगा। देखो बोल रहा है व्हेन निक्की एंड कंपनी रिसीव्ड ए बैंक स्टेटमेंट, इनके पास एक बैंक स्टेटमेंट आया, ठीक है, शोइंग ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ इतना। बैंक स्टेटमेंट तुम लोग भी निकाल सकते हो, ठीक है, एटीएम में जाके भी बैंक स्टेटमेंट निकल जाता है, लास्ट 1 मंथ का 2 मंथ का। बैंक में जाके बोलोगे पासबुक अपडेट करवाओगे तो भी बैंक स्टेटमेंट मिलेगा। जो भी होता है इनका बैंक स्टेटमेंट 10,39,200 का फेवरेबल दिखा रहा है। बैंक स्टेटमेंट मतलब कहाँ दिख रहा है, पासबुक में कि कैश बुक में, पासबुक में। ठीक है, 10,39,200 फॉर द पीरियड एंडेड 30 जून। 30 जून का ये बैंक स्टेटमेंट निकल के आया है। दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस विद कैश बुक। तो कैश बुक के कौन से कॉलम के साथ मैच करते हैं बोलो, बैंक कॉलम के साथ ऑब्वियसली। ठीक है, कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ ये मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग को करना है इसे मैच। क्यों नहीं हो रहा है मतलब आइडेंटिफाई करना है। तो रीजन क्या बताया, बोल रहा है देखो एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज द फॉलोइंग। दोनों चीज को रख के जब एग्जामिनेशन किया गया, जैसे कि लास्ट दिन मैंने जो इलास्ट्रेशन 1 करवाया था, मैंने बोला भी था कि वो कभी भी प्रैक्टिकली वैसा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, अब आ भी सकता है। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, कैश बुक के साथ जो है हम लोग का बैंक स्टेटमेंट को मैच किया था। वो क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिकल उस तरीके से था। पहले पासबुक का डिटेल्स था, उसके नीचे हमें एक कैश बुक दिया हुआ था। ए डिपोजिट ऑफ 3,09,200 पेड ऑन 29 जून। अच्छा ये तो हम लोग पढ़ते पढ़ते कर लेंगे कि क्या करना है। तो कितना सारा एडजस्टमेंट है, देखो लगभग 7 एडजस्टमेंट है। ठीक है, हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है 30 जून 2019 का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बीआरएस एज ऑन 30 जून 2019। तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है, जब भी एग्जाम में लिखोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा इसके ऊपर ना ऐसे भी लिखना चाहिए, इन द बुक्स ऑफ, ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, ये पूरा प्रेजेंटेशन होता है निक्की एंड कंपनी। ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा तो कॉलम मैंने जैसे सिखाया था वैसे ही करेंगे, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें यही वाला रखना पड़ेगा 10,39,200, जो कि बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फेवरेबल है। फेवरेबल है तो मेरे प्लस साइड में जाएगा 10,39,200। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस। अब पासबुक के फेवरेबल बैलेंस को क्या बोला जाता है, मैंने यहाँ पर देखो तुम लोग, हाँ ये देखो क्या बोला जाता है, क्रेडिट बैलेंस बोल सकते हो, बैलेंस एज पर, या फिर फेवरेबल बैलेंस भी लिख सकते हो, जैसा लिखना चाहो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रेडिट, लिख देते हैं। देखो डेबिट क्रेडिट से आइडेंटिफाई करना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि हमें यही काम में आता है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक। ठीक है, और मैंने जो जिस तरीके से सिखाया उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर ऐड का कुछ डेटा जगह रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में ना ऐड काफी सारा होगा तो तुम लोग थोड़ा ज्यादा जगह रख लेना, और लेस के लिए 1 या 2 ही लाइन लगेगा हमें। ठीक है,
और एग्जाम में तुम लोग अपने हिसाब से जगह रख लेना, ठीक है। तो ऐड और लेस लिख दिया। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं अपना वर्किंग नोट, ठीक है। तो मैंने तुम लोग को क्या सिखाया था कि अगर हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो हम लोग अपने वर्किंग नोट में स्टार्टिंग पॉइंट को क्या रखेंगे, कैश बुक। और कैश बुक में हर एक ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट आएगा यहाँ पर वही लिखेंगे, और मतलब उसी हिसाब से अमाउंट को ऐड या लेस करेंगे, और आफ्टर दैट उसे वहां लैंग्वेज के साथ पुट कर देंगे। गुड इवनिंग तुषार। गुड इवनिंग तुषार। देखो, बोल रहा है ए डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 पेड ऑन 29 जून 2019 हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल 1 जुलाई 2019। मतलब हम लोगों ने 3,99,200 रुपीज का अमाउंट बैंक में ले जाके डिपॉजिट किया था, बट 1 जुलाई तक बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया, ठीक है, नहीं किया। मुझे तो क्या सोचना है, कैश बुक में इसका इंपैक्ट क्या होगा। अगर कोई पैसा ले जाके हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट कैश बुक में क्या होगा। कैश बुक कौन मेंटेन करता है, अपना अकाउंटेंट मेंटेन करता है। तो अगर हम लोग बिजनेस से कोई पैसा ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या कैश बुक में उसका एंट्री हो गया होगा, ऑब्वियसली हो गया होगा, क्योंकि अकाउंटेंट को बोले बिना फिर अकाउंटेंट रखने का फायदा क्या है। अगर हम जो भी कर रहे हैं वो अगर मेरे अकाउंटेंट को बताएंगे नहीं तो फिर पहले घर पे पता नहीं होगा। अगर तुम लोग मान लो घर पे पापा या कोई भी पेरेंट्स ले जाके पैसा डिपॉजिट करते हो तो घर पे बोल के जाते हैं ना, बैंक जा रहे पैसा डिपॉजिट करने, तो फिर हमें ही तो पहले पता चलेगा कि बैंक वाले को पहले पता चलेगा। ये तो नॉर्मल बात है, पहले तो खुद को पता चलेगा। तो ये 3,09,200 से अमाउंट कैश बुक में क्या दिख रहा होगा, प्लस, ठीक है, प्लस दिख रहा होगा, क्योंकि अगर उन्होंने बता के ही किया होगा ना तो फिर प्लस दिखेगा। क्योंकि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, तो मेरा बैंक एंट्री क्या होता है बोलो, बैंक टू कैश। तो मेरा कैश बुक का बैंक कॉलम क्या होगा, टू कैश बोल के दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, इधर एड साइड में क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखो, कैश, लैंग्वेज लिखो, कैश डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बट नॉट credited by bank 3,09,200, 3,09,200। अच्छा, नेक्स्ट देखो, on 30th of March 2019 the company had entered into hire purchase agreement। hire purchase agreement का मतलब होता है जैसे तुम लोग कुछ इंस्टॉलमेंट में परचेस करते हो, ईएमआई भरते हो ना, तो हायर परचेस भी उसी तरीके का इंस्टॉलमेंट परचेस होता है। हायर परचेस इंस्टॉलमेंट परचेस में बस इतना ही फर्क होता है, हायर परचेस एग्रीमेंट अगर है तो ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहे, बीआरएस के साथ इसका कोई लिंक है नहीं। हायर परचेस नॉर्मली बड़े बड़े चीजों का होता है, लाइक ट्रक, बस, ठीक है, ये सब कार, ये सब का हायर परचेस होता है जिसका रीसेल वैल्यू होता है। ऐसे प्रोडक्ट जिसका रीसेल वैल्यू होता है उसका हायर परचेस। मतलब आज अगर हम मान लो मेरा एक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, मैंने एक ट्रक खरीद लिया, ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। अब अगर हम ट्रक खरीद रहे हैं तो मुझे जो एग्रीमेंट करना पड़ेगा वो होता है हायर परचेस, क्योंकि जब तक हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे वो ट्रक का ओनरशिप मुझे नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज मान लो मैंने एक एसी खरीद लिया है इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, तो जैसे ही एग्रीमेंट बनेगा ना एसी का ओनरशिप मुझे दे दिया जाएगा। इसको बोला जाता है इंस्टॉलमेंट परचेस, क्योंकि आज के डेट पे एसी, फ्रिज, टीवी, ये सब लग्जरी आइटम नहीं है, इसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। नॉर्मली लोग ये सब सेकंड हैंड बहुत ही कम लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये जो जो चीज का रीसेल वैल्यू होता है ना उसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया जाता। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक यही है, मान लो मैंने मेरे ट्रक का अभी 3 साल 4 साल ईएमआई चलेगा या 5 साल चलेगा। अब बाई चांस अगर हम अपना ईएमआई नहीं भर पाए तो जिसने मुझे वो ट्रक सेल किया था वो आके ट्रक को ले जाएगा, अगर कुछ मॉडिफाई करना होगा तो मॉडिफाई कर देगा, मॉडिफाई करके वो अपना क्या करेगा, बेच देगा फिर से। मतलब रिपोजिट करने का जो है राइट्स रहता है, ठीक है। लेकिन आज अगर हम एक टीवी खरीद लिए और उसको क्या कर रहे हैं, टीवी खरीदने के बाद उसको हम मान लो यूज करें, अब उसका क्या रीसेल वैल्यू मिलेगा, जो सेलर है उसको तो कोई रीसेल वैल्यू मिलेगा नहीं। तो इसीलिए जो भी हो, इंस्टॉलमेंट परचेस, हायर परचेस सुनने में एक जैसा लगता है, बट हायर परचेस जो है वो अलग चीज होता है। हायर परचेस में ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर होता है, जबकि इंस्टॉलमेंट में कुछ भी खरीदोगे आज ही ओनरशिप मिल जाएगा। तो जो भी हो, तो यहाँ पर देखो बोल रहा है हायर परचेस एग्रीमेंट में उन्होंने क्या किया, टू पे बाय बैंक ऑर्डर ए सम ऑफ 3 लाख। मतलब
ईएमआई किसके थ्रू से पे करते हैं? बैंक के थ्रू से ही पे करते हैं। तो बैंक में इन्होंने अपना अकाउंट अटैच कर दिया और 3 लाख का इनका हायर परचेस का अमाउंट था ऑन 10th ऑफ ईच मंथ। मतलब पर मंथ कितना करके देना है? हर महीने के 10 तारीख को 3 लाख करके देना है। और इन्होंने ये एग्रीमेंट कब से स्टार्ट किया है? 30th मार्च तक। और हम लोग जो बीआरएस बना रहे कब का बना रहे हैं? 30th जून 2019 का। तो मुझे बोलो इस बीच कितने सारे ईएमआई बन जा रहे हैं? 10 तारीख को होगा, हर महीने के 10 तारीख को। 30th मार्च का है, बोलो 3। ठीक बोलो। तो एक कौन सा होगा? अप्रैल का, एक 10 अप्रैल का होगा। मार्च तो खत्म हो गया। एक 10 अप्रैल का होगा। दूसरा कौन सा होगा? 10 मई का होगा। और नेक्स्ट कौन सा होगा? 10 जून का होगा, क्योंकि हम लोग तो जून तक बना रहे हैं। ठीक है, तो तीन मेरा 3333 लाख का क्या हो जाएगा? हायर परचेस का पेबल अमाउंट हो रहा है, कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 2019। अच्छा, अप्रैल 19 से ही है, तो हम लोगों ने ठीक ही काउंट किया है, 3 मंथ्स का होगा। अगर यहाँ पर कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल के जगह मई बोल देता तो फिर हमारा कितना ईएमआई होता? 2 ईएमआई होता। ठीक है, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द कैश बुक। ठीक है, ये पेमेंट बैंक से कट रहा है, लेकिन कैश बुक में इसका कोई एंट्री नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले बोलो कितने अमाउंट से डिफर दिख रहा होगा कैश बुक पासबुक? 9 लाख से। 3 लाख का 3 ईएमआई था। अब 3 लाख का 3 ईएमआई, तो मुझे अमाउंट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि डिफरेंस जो अमाउंट होगा वो कितने अमाउंट से होगा? 9 लाख से होगा। अब मुझे एक चीज बोलो कि ये ईएमआई बैंक से कट रहा है, लेकिन मुझे बोल दिया कि कैश बुक के नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन कैश बुक। कैश बुक में इसका कोई एंट्री नहीं हुआ, तो कैश बुक 9 लाख से क्या दिख रहा होगा? प्लस दिख रहा होगा, क्योंकि अगर मैंने पेमेंट किया ही नहीं है तो मेरे अकाउंटेंट को मैंने बताया नहीं है, तो उन्होंने तो उसको माइनस खर्चा दिखाया ही नहीं होगा, खर्चा नहीं दिखाया होगा, तो ये एज इट इज दिख रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखो नो एंट्रीज पास्ड इन कैश बुक रिगार्डिंग हायर परचेस 3 लाख इंटू 3 9 लाख। 3 लाख इंटू 3 9 लाख। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ए कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। मतलब ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है निक्की एंड कंपनी, इन्होंने किसी को कुछ सेल किया था अपने कस्टमर को, जिसको इन्होंने क्या दिया था? कैश डिस्काउंट 4% ऑन इज अकाउंट ऑफ 4 लाख। मतलब कस्टमर कितने का था? 4 लाख का। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिया है इसको? 4% का। पेड बाय द फर्म ए चेक ऑन 12 जून। अच्छा, कस्टमर ने 12 जून को पेमेंट किया था, तब इन्होंने इंस्टेंट कैश डिस्काउंट, इंस्टेंट होता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट दिया 4% का। द कैशियर एरोनियसली, मतलब गलती से, एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। क्या किया है? देखो, चेक दे दिया है। ठीक है, पेड द फर्म ए चेक ऑन 12 जून, चेक मिल गया है, लेकिन कैशियर को एंट्री कैसे करना था? देखो, कैशियर को एंट्री, देखो क्या एंट्री होना चाहिए? मुझे अगर मेरे कस्टमर ने पैसा दिया चेक से, तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक डेबिट। और डिस्काउंट दिए है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू क्या करेंगे? डेटर। ठीक है, तो मेरा डेटर कितने का था? 4 लाख का था। 4% का मैंने उसे डिस्काउंट दिया, यानी कितना होगा? 16,000 या 1600? कितना होता है? 16,000। तो बच कितना रहा है? कितना हो रहा है? माइनस करके देखो। अच्छा, जितना भी हो रहा है, हमें वो अमाउंट चाहिए भी नहीं। देखो, बोल रहा है कि कैशियर ने क्या किया, गलती से ये डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट हो रहा है वो लिखने की जगह कितना लिख दिया है? ग्रॉस अमाउंट, यानी 4 लाख लिख दिया है। तो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस कितने से दिखेगा? इसी से दिखेगा। ठीक है, 16,000 से। तो मेरा कैश बुक 16,000 से क्या दिख रहा होगा? प्लस दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने रिसीव तो 4 लाख से डाउन किया है, कम किया है, लेकिन मैंने उसको दिखा दिया है कि मैंने 4 लाख पूरा रिसीव किया है, मतलब मेरे अकाउंटेंट ने दिखाया है। तो 16,000 से मेरा कैश बुक ज्यादा दिख रहा होगा। तो अब एड में लिख दो 16,000 से ज्यादा दिख तो लैंग्वेज क्या लिखोगे? लिखो डिस्काउंट अलाउड रॉन्गली नॉट कंसिडर्ड। डिस्काउंट अलाउड wrongly not considered 16,000।
गुड इवनिंग शुभम। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है। तो देखो नेक्स्ट बोल रहा है कि बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 3000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने चार्ज काटा है, किस बात का काट सकता है, बैंक अलग अलग चार्ज काट सकता है, ठीक है। तो जैसे कि एटीएम वगैरह का होता है, तो 3000 का चार्ज काटा है, बट वो कैश बुक में अभी तक हम लोगों ने एंटर नहीं किया है। तो 3000 से मेरा कैश बुक क्या दिख रहा होगा, प्लस दिख रहा होगा, ठीक है, माइनस तो हुआ नहीं है मेरा अमाउंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन, बैंक चार्जेस not entered in cash book 3, ठीक है, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 3000। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो 11,200 पेड इनटू द बैंक, नहीं सॉरी, इसके बीच में और कुछ है ना, हाँ ये वाला। On 28th of June, a customer of the company directly deposited the amount in the bank 4 lakh, but no entry had been made in the cash book। मतलब किसी कस्टमर से 4 लाख मिलने वाला था, वो ले जाके डायरेक्टली बैंक में जमा दे दिया, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। अब हमें पता है नहीं पता है, अकाउंटेंट को वो तो नहीं पता, लेकिन उसने एंट्री नहीं किया, वो हमें क्लियरली बता दिया। मतलब क्या कैश बुक में 4 लाख का एंट्री हुआ होगा, नहीं, क्वेश्चन ही तो बोल रहा है कि कोई एंट्री नहीं हुआ, तो फिर 4 लाख से कैश बुक क्या दिख रहा होगा, लेस, क्योंकि कस्टमर पैसा देता है तो पैसा तो बढ़ता है, कैश इनफ्लो होता है, तो मेरा कैश बुक कम दिख रहा होगा 4 लाख से। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक, नो एंट्री इन कैश बुक, ऐसे भी लिख सकते हो, नो बट नो एंट्री इन कैश बुक, बट नो एंट्री इन कैश, 4 लाख, लेस साइड में लिख दो 4 लाख। अच्छा, फिर देखो बोल रहे हैं 11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अच्छा देखो 11,200 का बैंक में हम लोगों ने डिपॉजिट किया है, कैश बुक में एंट्री भी किया है, लेकिन दो दो बार एंट्री किया है। तो पहले मुझे ये बोलो कि कैश बुक पासबुक में डिफरेंस कितने अमाउंट से दिखेगा, इसी से दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अगर 11,200 डिपॉजिट किया है, तो मेरे कैश बुक में एक बार तो 11,200 से एंट्री होगा, फिर दोबारा से 11,200 से मैंने एंट्री कर दिया, मतलब मेरा डिफरेंस कितने से दिखना चाहिए, ओनली 11,200। अब मुझे एक चीज बोलो, तो मेरा कैश बुक 11,200 से क्या दिख रहा होगा, लेस दिख रहा होगा। क्यों लेस दिखेगा, क्योंकि कैश बुक जो है देखो कम दिखेगा, क्योंकि पे किया है ना, बिजनेस से पैसा निकाल के पे किया है, तो फिर मेरा 11,200 एक बार मैंने दिखाया, बिजनेस से निकाला है, दो बार दिखा दिया ना, जबकि दो बार दिखाया नहीं, दो बार एंट्री किया, तो 11,200 से क्या दिखेगा, कम दिखेगा। अगर बैंक में ले जाके पैसा दे रहे हैं तो सोचो ना क्या एंट्री करेंगे, बैंक टू कैश, तो मतलब क्रेडिट होता है, तो 11,200 क्या हो जाएगा। एक गुड इवनिंग सुमित। Good evening, ma'am. Paid into the bank had been entered twice in the cash book। एक मिनट, मैंने क्या बोला, प्लस बोला कि माइनस, माइनस, कैश बुक में एंट्री हुआ है 11,200 पेड इनटू द बैंक, बैंक में ले जाके पे किए हैं, हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अगर पे किए हैं तो पैसा कम नहीं होगा, पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अच्छा, हम लोगों ने बैंक में जमा किया है कस्टमर से, इसका मतलब मुझे पैसा रिसीव हुआ था बिजनेस में, फिर मैंने उसको ले जाकर बैंक में जमा किया, तो दो बार डिपॉजिट का एंट्री कर दिया। अच्छा हाँ ठीक है, मेरा गलती है, हाँ 11,200 पेड इनटू द बैंक। अच्छा, बैंक में ले जाके पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, जिसका दो बार एंट्री कर दिया, मतलब मैंने दो बार कैश को इनफ्लो इनफ्लो दिखा दिया, हाँ ठीक है, प्लस ही होगा, सही बोले, प्लस होगा, ठीक है, ये ऐड होगा, ऐड होगा। तो लिखो यहाँ पर रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस, रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस 11,200।
हाँ डिपॉजिट किया है ना, तो डिपॉजिट करने से तो फिर कैश का डेबिट दिखाया था, तो 2 बार डेबिट दिखाया तो फिर ज्यादा दिख रहा होगा। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है। ए डेबिट ऑफ 11 लाख appeared in the bank statement for an unpaid check, ठीक है, which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into the bank again on 5th July 2019. अच्छा ये क्या बोल रहा है देखो, 11 लाख का एक चेक जो है, डेबिट ऑफ 11 लाख appeared in the bank statement for an unpaid check, मतलब एक चेक से डेबिट तो कर दिया है, ठीक है, डेबिट हुआ है, लेकिन क्या बोल रहा है कि अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, मतलब डिसऑनर हो गया है, ठीक है, चेक क्या हो चुका है, आउट ऑफ डेट हो चुका है। अब क्या बोल रहा है, द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर, मतलब कस्टमर से हमें कोई चेक मिल रहा था जो इनवैलिड हो गया है किसी रीजन से, और उसके बाद हम लोगों ने जब कस्टमर को इन्फॉर्म किया, एक्चुअली जब चेक ऐसे डिसऑनर होता है तो बैंक वाला पहले जब बोल देता है कि आपने जो चेक डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हो गया, तो फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि आपने जो चेक दिया वो इनवैलिड हो गया, फिर से दीजिए, तो उसने क्या किया, रीडेटेड कर दिया कस्टमर ने, और फिर ले जाके बैंक में उसे डिपॉजिट किया, लेकिन किया कब, 5 जुलाई को। लेकिन मुझे तो ये पता करना है कि मेरे कैश बुक में क्या दिख रहा होगा, अगर मेरे कस्टमर ने मुझे चेक जब भी दिया था, वो चेक तो बाद में मुझे पता चलेगा कि वो डिसऑनर हुआ है, वो कब पता चलेगा, जब ले जाके बैंक में दे रहा है, उसके पहले तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो 11 लाख से मेरा कैश बुक क्या दिख रहा होगा, मुझे तो बस वही सोचना है, प्लस दिख रहा होगा। अगर कस्टमर ने मुझे चेक दिया है 11 लाख का, तो मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला होगा, तो वो तो कैश इनफ्लो दिखा दिया होगा, तो 11 लाख से मेरा यहाँ पर अकाउंट क्या दिखेगा, प्लस दिखेगा, ठीक है। और बाद में उसने जो चेक जो है वो खराब, मतलब वो ठीक चेक नहीं था, उसको फिर से ठीक करके उसने जमा किया, तो वो पैसा बाद में अपडेट हो जाएगा, मतलब पासबुक में कब अपडेट होगा, आफ्टर 5th जुलाई, क्योंकि 5th जुलाई को डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो लिखो कितना, क्या लिखना है, प्लस में लिखना है, लिखो बैंक चार्जेस, नहीं सॉरी बैंक चार्जेस नहीं, क्या है, लैंग्वेज है चेक रीडेटेड बाय कस्टमर, ऐसे लिख दो, चेक रीडेटेड बाय कस्टमर, चेक रीडेटेड बाय कस्टमर, ऐसे लिख दो, 11 लाख, चेक रीडेटेड बाय कस्टमर 11 लाख, ये लिखने से ही होगा। अच्छा नेक्स्ट, और कुछ नहीं, ठीक है, ये बैंक चार्जेस वाला लिखा था मैंने, हाँ लिखा है, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, अब ऐड करो, हो गया सारे ट्रांजेक्शन, मुझे लगा कुछ छूट ना जाए, हाँ लेस में बस एक ही है, ठीक है, चलो इसको ऐड करो, और इसको ऐड करो, इसमें तो क्या ऐड करना है, ये तो 4 लाख ही दिखेगा, बाकी इसको तुम लोग ऐड करो कितना होगा देखो, 33,78,600, सही है। अच्छा अब ये डेबिट बैलेंस, मतलब ये प्लस है ये माइनस है, तो ओवरऑल मेरा प्लस बैलेंस ही आएगा, तो प्लस कितना आ रहा है, प्लस के नीचे लिखेंगे 29,78,600। अब ये मेरा कैसा आंसर आएगा, एज पर कैश बुक, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आया तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश, ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग 11th नंबर वाला कर सकते हैं, इलास्ट्रेशन 11। बोल रहा है द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ मुकेश वाज बैलेंस्ड ऑन 31st मार्च, इट शोड ओवरड्राफ्ट ऑफ 5,000, मतलब कहाँ ओवरड्राफ्ट दिख रहा होगा, कैश बुक में, ठीक है, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है, तो ये मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, माइनस साइड में। दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस शोन बाय बैंक स्टेटमेंट ऑफ मुकेश, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, तो बीआरएस प्रिपेयर करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ मुकेश, पहले वो लिख लेते हैं फिर यहाँ पर पुट करेंगे। इन द बुक्स ऑफ मुकेश, bank reconciliation statement as on 31st of March 2019. Particulars plus
माइनस। अच्छा, हम लोग को क्या मिला है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस मिला है स्टार्टिंग पॉइंट। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको डेबिट क्रेडिट में क्या बोलते हैं? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट, ठीक है। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट है, ठीक है। तो एक ही लिखना पड़ेगा, लेकिन जस्ट याद दिला दिया। माइनस में लिखना पड़ेगा, था 5000, ठीक है, माइनस में लिख दिया 5000। अच्छा, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये कैश बुक है, तो मुझे एंडिंग पॉइंट रखना है, मतलब मेरा वर्किंग नोट में हम रखेंगे इसे पासबुक, ठीक है। पासबुक के अकॉर्डिंग सोचिए। अच्छा, देखते हैं। बोल रहा है, देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च 2019। चेक इशू कर दिया है हम लोगों ने, मतलब किसी को चेक दिया है, खर्चा हुआ है, और बोल रहा है कि जिसको दिया था वो चेक अभी तक जो है बैंक में लेके नहीं गया है। 31 मार्च, हम लोग बीआरएस कब का बना रहे हैं? 31 मार्च का ही बना रहे। कितने का चेक है? 12 लाख का। तो मेरे पासबुक में 12 लाख का बैलेंस क्या दिख रहा होगा? बेसिक, ठीक है, पॉजिटिव दिख रहा होगा, क्योंकि अगर वो चेक डिपॉजिट ही नहीं किया है तो मेरे अकाउंट से तो 12 लाख डिडक्ट नहीं होगा। तो मुझे पासबुक के अकॉर्डिंग सोचना है, तो 12 लाख मेरा क्या दिखेगा? पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। 12 लाख मेरा पॉजिटिव दिखेगा। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? एड साइड में लिखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बस इतना ही लिखना है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 12 लाख प्लस साइड में लिखना पड़ेगा 12 लाख। अच्छा, so देखो, चेक डिपोजिटेड मतलब, चेक डिपोजिटेड मतलब किसी कस्टमर से पैसा मिला होगा, चेक डिपॉजिट कर दिया है, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब चेक को ले जाके ड्रॉप बॉक्स में देना पड़ता है, फिर बैंक उसे कलेक्ट करता है, फिर उस पे जो है मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो करने से एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो चेक डिपॉजिट हुआ है, बट अभी तक बैंक ने वो चेक कलेक्ट नहीं किया, हम लोग बनाने बैठ गए बीआरएस। तो मुझे बोलो कि 20 लाख से मेरा पासबुक क्या दिख रहा होगा? चेक डिपॉजिट करने से होना क्या चाहिए था? मेरा बैंक अकाउंट 20 लाख से क्रेडिट होना चाहिए था, जो भी बैलेंस था उसमें 20 लाख चला जाता। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि बैंक ने वो चेक अभी तक कलेक्ट नहीं किया है, मतलब क्या 20 लाख अपडेट हुआ है मेरे अकाउंट में? नहीं। तो 20 लाख से पासबुक क्या दिखेगा? कम, यानी माइनस दिखेगा। तो 20 लाख से कम दिखेगा। तो लिखो -20 लाख। तो लेस साइड में तुम लोग को लिखना पड़ेगा। तो ऐड के लिए मोटा मोटी 2 स्टेटमेंट होगा, लेस के लिए लिख देते हैं, चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट कलेक्टेड 12 लाख, सॉरी 12 लाख नहीं, कितना था? 20 लाख था ना? 20 लाख। अच्छा, ठीक है। फिर देखो, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 10 लाख debited by bank on 31st of March 2019 but not accounted in मुकेश's books, ठीक है। बोल रहा है कि कोई लोन लिया है मुकेश ने, जिसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 10 लाख, डेबिटेड बाय बैंक, तो बैंक तो अपना इंटरेस्ट काटेगा ही, ठीक है। अब हम लोग किसके हिसाब से सोच रहे हैं? पासबुक के हिसाब से तो सोच रहे हैं। तो अगर बैंक ने 10 लाख का इंटरेस्ट काटा है, आगे का पढ़ने का ही जरूरत नहीं है, तो मेरा पासबुक 10 लाख से क्या दिख रहा होगा? कम। बस मुझे तो पासबुक के हिसाब से ही चाहिए ना, तो फिर आगे कम पढ़ के क्या करें? और वैसे भी अगर पढ़ना भी है तो ये बोल रहा है मुकेश के बुक्स में वो चीज का कोई मतलब इम्पैक्ट नहीं डाला गया है, मतलब कैश बुक को माइनस करना चाहिए था 10 लाख से, वो नहीं किया है। चलो, हमें वो जरूरत नहीं है, हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। हमें क्या सोचना है? अगर हमारा पासबुक है तो मुझे पासबुक के हिसाब से सोचना है। तो मुझे 10 लाख से क्या करना पड़ेगा? बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया, तो 10 लाख का बैलेंस मेरा क्या दिख रहा होगा? डिडक्टेड दिख रहा होगा, ठीक है। तो लेस में लिखो, interest debited by bank, interest debited by bank 10।
फिर बोल रहा है बैंक चार्जेस 2500 was debited by bank during March 2019 but accounted in the books of मुकेश 4/4/2019। तो जो भी हो, मुझे तो अपने पासबुक के हिसाब से सोचना है। तो बैंक चार्जेस तो एक खर्चा है जो बैंक ने काट लिया है, तो 2500 से मेरा पासबुक क्या दिख रहा होगा? कम। 2500 से क्या दिखेगा? कम दिखेगा 2500 से। सेम इसी के तरह ये इंटरेस्ट का पैसा था, ये किस चीज का पैसा? ये बैंक का चार्ज है, तो बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड 2500, ठीक है। बैंक चार्जेस डेबिटेड हो गया। और ये लास्ट था क्या? नहीं, और एक है। बोल रहा है कि एन अमाउंट ऑफ 30,68,000 रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ रमेश's चेक वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश बाय बैंक इन देयर बैंक स्टेटमेंट। मतलब ये रमेश फिर कौन है? बोल रहा है देखो, एन अमाउंट 30,68,000 रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ रमेश's चेक। रमेश's चेक का कलेक्शन मतलब रमेश का एक चेक कलेक्शन हुआ है जो कि इतने का था, was wrongly credited to the मुकेश account by the bank इन देयर बैंक स्टेटमेंट। मतलब बैंक का दो कस्टमर है, एक मुकेश है एक रमेश है। पैसा किसके नाम पे आया था? चेक किसके नाम का था? रमेश के नाम पे। तो किसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था वो पैसा? रमेश के अकाउंट में। लेकिन बैंक ने किया है गलती, उसने क्या कर दिया? बैंक ने गलती से रमेश के अकाउंट में वो पैसा नहीं देके गलती से किसके अकाउंट में दे दिया है? मुकेश के अकाउंट में। तो मुकेश का अकाउंट इस अमाउंट से क्या दिख रहा होगा? क्योंकि मुझे तो पासबुक का ही क्या दिख रहा होगा, क्योंकि अगर गलती से बैंक मेरे अकाउंट में किसी और का पैसा दे देता है तो मेरा पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर काट लेता है तो क्या होगा? कम होगा। देता नहीं है, काट लेता है कभी कभी गलत करने से। वैसे नहीं करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डबल काट लेता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, कुछ पेमेंट करने जाते हैं इस तरीके से होता है, फिर रिटर्न भी कर देता है। चलो लिखो, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। गलती से बैंक ने इनके अकाउंट में जो है चेक को क्रेडिट कर डाला है 30,68,000। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब तुम लोग को जस्ट करना है टोटल और देखना है कितना बैलेंस आ रहा है। 12 और 30 कितना हो जाएगा? 42,68,000 शायद। हाँ, 42,68,000। और ये कितना हो जाएगा? 20 और 10 30 और हो गया 30 लाख, और ये हो गया 5 और 2 7 30,07,500। 30,07,500 ऐसा होगा। 30,07,500। ठीक है। अच्छा, तो डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो कितना आ रहा है वो देखो, और हम लोग पॉजिटिव आ रहा है पासबुक के अकॉर्डिंग, तो क्या लिखेंगे? पासबुक का पॉजिटिव मतलब क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, कितना हो रहा है? 12,60,500। হ্যাঁ বলো কি বলছো? ভুল হয়েছে ক্যালকুলেশন। এটা তো 30, 5 আর 2 7 হচ্ছে 7,500। 30,07,500, তাহলে 30,07,500। अच्छा, अब देखो, अब यहां से देखते हैं इस तरीके का कितना सारा क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना पड़ेगा। On 31st December 2019, the cash book of a firm showed a balance of 60,000 डेबिट बैलेंस बोला है। ठीक है, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब क्या? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव। तो हम लोग इसी को अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं, यही पहले मिल गया, और उसके बाद बाकी जो है देखेंगे क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, BRS एज ऑन 31 दिसंबर 2019 का बनेगा। पर्टिकुलर्स प्लस
माइनस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 60,000 प्लस में दिखेगा, ठीक है। ऐड का डेटा रखना है और लेस का डेटा, यहाँ लेस ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से तुम लोग जगह रखो, नहीं तो फिर जगह नहीं मिलेगा। ऐड लेस, यहाँ पर हम बना रहे हैं वर्किंग नोट, पासबुक के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या दिया है, बोल रहा है कि चेक हैड बीन इशूड 15 लाख आउट ऑफ विच चेक वर्थ 4 लाख ओनली वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। तो चेक कितना इशू हुआ था, इशू होने का मतलब खर्चा है, ठीक है। हम लोगों ने चेक इशू किया था किसी को, तो किसी ने मुझे कोई सर्विस दिया, कोई मतलब प्रोडक्ट दिया होगा, तो मैंने उसे 15 लाख का चेक दिया, जिसमें से 4 लाख का चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हो गया है। तो अगर मेरे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस दिख भी रहा होगा, तो कितने अमाउंट के लिए दिख रहा होगा, 15 लाख में 4 लाख का प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब इतने का चेक मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, मतलब इनके अकाउंट में, ठीक है। और बाकी बच्चा कितना 11 लाख, तो ये मेरे अकाउंट में क्या हो गया होगा, ऑब्वियसली क्रेडिट, क्योंकि प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बोला, ये अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। अब हम लोग किस हिसाब से सोच रहे, पासबुक के हिसाब से। मुझे पहले ये बताओ कि कितने अमाउंट से डिफरेंस होगा कैश बुक और पासबुक में। 11 लाख, क्योंकि 15 लाख का जब चेक इशू किए हैं तो अकाउंटेंट को कितने से एंट्री करने बोले होंगे, 15 लाख से। उसमें से 4 लाख का सेम टाइप ऑफ एंट्री कहाँ हो गया होगा, पासबुक में, लेकिन कितने का नहीं हुआ होगा, 11 लाख का, क्योंकि 11 लाख का चेक लेके अभी तक जो है बैंक में नहीं गया है, जिसके पास वो 11 लाख वाला चेक था, या जिन लोगों के पास था, अब एक जन के पास था, 5 जन के पास था, वो तो हमें नहीं पता। तो 11 लाख से हमारा डिफरेंस दिखने वाला है, तो पासबुक 11 लाख से क्या दिख रहा होगा, बोलो। ज्यादा दिख रहा होगा, पॉजिटिव दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये तो खर्चा था। अगर वो ले जाके चेक डिपॉजिट ही नहीं किया बैंक में, तो मेरे अकाउंट से तो 11 लाख डिडक्ट नहीं हुआ होगा। तो 11 लाख मेरे अकाउंट में अभी भी दिख रहा है, मेरे अकाउंट से सिर्फ कितना डिडक्ट हुआ है, 4 लाख। 11 लाख तो अभी भी है, तो मुझे यहाँ पर 11 लाख को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना। अच्छा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक issued but not yet presented for payment, presented for payment 11 lakh। तो देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चेक वर्थ 11 लाख 40 were deposited in the bank on 28th of December 2019 but had not been credited by the bank। चेक हम लोगों ने ले जाकर डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है, मतलब हमें चेक पैसा मिला था, तो हम लोगों ने कैश बुक में तो एंट्री कर दिया, वो वैसे भी हमें पासबुक के हिसाब से सोचना है, लेकिन बैंक ने उस चेक का अमाउंट अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, 11 लाख 40 का अमाउंट क्रेडिट नहीं किया है। पहले ये बताओ 11 लाख 40 से मेरा बैंक अकाउंट क्या दिख रहा होगा, माइनस, कम, ठीक है। तो पहले ये लिख लेते, फिर इन एडिशन वाला देखते हैं। 11 लाख 40 से कम दिख रहा होगा, क्योंकि बैंक ने अगर पैसा क्रेडिट नहीं किया है, मेरे बैंक अकाउंट को तुम लोग चेक करने जाओगे, चलो एटीएम से जाके चेक करते हैं कि 11 लाख 40 आएगा, नहीं आया होगा, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है तो नहीं आया होगा। तो लेस में क्या लिखोगे, चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। 11 लाख 40 से माइनस साइड में लिखना है तुम लोग को, माइनस कॉलम में 11 लाख 40। फिर इसी में देखो कुछ पॉइंट बोल रखा है, बोल रहा है कहाँ चला गया, ये रहा, इन एडिशन टू दिस वन चेक फॉर 5 लाख वाज एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30th December 2019 बट वाज बैंक्ड ऑन 3rd Jan। तो क्या इससे हमें कोई लेना देना होगा, मुझे एक चीज, हाँ यहाँ पर देखो क्या बोला है, देखते हैं लेना देना होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है इसके साथ साथ एक तो देखो 11 लाख 40 मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा, फिर बोल रहा है एक चेक जो 5 लाख का था was entered in the cash book on 30th December। हम लोग कब का बना रहे हैं, 31st of December का। तो कैश बुक में एक चेक का एंट्री हो गया है 30th December 2019 बट was banked on 3rd Jan 2020। इसमें से एक चेक को जमा करने कब गया है,
मतलब बैंक मतलब क्या, बैंक में ले जाके डिपॉजिट करना। कब किया है, 3 Jan 2020, मतलब आफ्टर क्या है 31 दिसंबर, ठीक है। तो इसके साथ साथ मतलब 11,40,000 का अलग बता रहा है, एक बार फिर से पढ़ लो पूरा सेंटेंस, इसमें दो चीज को एक साथ बोला है। चेक 11,40,000 डिपॉजिट हुआ है 28 दिसंबर को, बट बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन जो कि एक ही पॉइंट में दिया है, बोल रहा है इन एडिशन, इसके साथ साथ और एक चेक है, वन चेक फॉर 5 लाख was entered in the cash book on 30th December but was banked on 3rd January 2020। लेकिन बैंक में जो है चेक को ले जाके डिपॉजिट किया गया है 3rd जनवरी को, तो 5 लाख से मेरा पासबुक क्या दिख रहा होगा, माइनस दिख रहा होगा, ठीक है। 5 लाख से मेरा पासबुक क्या दिख रहा होगा, माइनस नहीं दिखेगा। नहीं समझ में आया शायद, देखो बोल रहा है ये तो एक अलग था, इसका दूसरा मतलब ये मेरे हिसाब से 4th पॉइंट बनाना चाहिए था, इन्होंने इसी पॉइंट में लिखा इन एडिशन टू दिस, मतलब ये 11,40,000 के चेक के अलावा भी और एक चेक था 5 लाख वाला जो हमें मिला था, हमारे अकाउंटेंट को हम लोगों ने बोल दिया, उन्होंने उसका एंट्री भी कर दिया, लेकिन चेक का जो बैंक में ले जाके डिपॉजिट कब हुआ 3rd Jan। तो अगर कैश बुक पासबुक में डिफरेंस दिखेगा ना, क्योंकि हम लोग कब चेकिंग कर रहे हैं 31 दिसंबर, उस दिन कैश बुक में तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन पासबुक में करेगा क्योंकि जमा कब करने जा रहे हैं 3rd Jan को। तो पासबुक 5 लाख से क्या दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, तो बस माइनस कर दो, 5 लाख से कम दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखो 5 लाख। अच्छा, तो लेफ्ट साइड में लिखना है तुम लोग। लेफ्ट साइड में लैंग्वेज क्या लिखोगे, लिखो चेक रिसिप्ट, चेक रिसिप्ट एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक, एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक रिसीव भी हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड भी हुआ है, बट नॉट येट बैंक, मतलब बैंक वाला जो प्रोसेस होता है वो अभी भी नहीं हुआ है, एटलीस्ट 31 दिसंबर तो नहीं हो रहा है, तो 5 लाख से लेस दिखेगा, माइनस साइड में लिखना है 5 लाख, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है ए चेक फ्रॉम सुसैन फॉर 4 लाख was deposited in the bank on 26 December but was dishonored and the advice was received on 2nd Jan 2020। मतलब एक चेक मिला था किसी कस्टमर से जिसका नाम है सुजैन 4 लाख का, और वो चेक बैंक में हम लोग डिपॉजिट भी कर दिए थे। कब किए थे 26 दिसंबर, ठीक है। और हम लोग कब चेकिंग कर रहे हैं 31 दिसंबर को, बट वॉज डिसऑनर। अगर मेरा चेक डिसऑनर हो गया है 4 लाख से, तो क्या मेरा पासबुक क्या दिख रहा होगा, कम नेगेटिव ही दिख रहा होगा, क्योंकि जब तक चेक ऑनर्ड नहीं होगा मेरे बैंक अकाउंट में पैसा कैसे क्रेडिट होगा, क्योंकि डिसऑनर होने से बैंक कभी भी पैसा क्रेडिट नहीं करता है, वो फोन करके बता देता है कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो फिर 4 लाख से क्या दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा। एडवाइस रिसिप्ट कब हुआ है 2nd Jan को, तो 2nd Jan को रिसिप्ट जब होगा तो वो तो कैश बुक में इंपैक्ट आएगा, मुझे तो पासबुक का सोचना है, तो पासबुक तो 4 लाख से क्रेडिट हुआ नहीं है। अगर चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक 4 लाख से क्रेडिट नहीं हुआ है, तो मुझे 4 लाख से क्या दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, लिखो चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक, चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक, और इसके साथ साथ ये भी लिख दो डिसऑनर्ड एंट्री नॉट येट पास्ड, नॉट येट पास्ड इन कैश बुक ऑल्सो। कैश बुक में भी ये अभी पास नहीं हुआ, क्योंकि कैश बुक में पास तब होगा जब उसे पता चलेगा, पता तो बाद में चला है, कुछ 5 तारीख को बोल रहा है, 5 जनवरी को पता चला है, ठीक है। इन कैश बुक ऑल्सो, तो 4 लाख से नेगेटिव साइड में दिखा 4 लाख। अच्छा, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। पासबुक शोड बैंक चार्जेस 2000 डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने 2000 चार्ज काट लिया है, तो पासबुक 2000 से क्या दिख रहा होगा, कम। बस इसमें तो कुछ है ही नहीं, कम कर दो। बैंक ने चार्ज काटा है तो बैलेंस तो अकाउंट का गिरेगा ही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लिखो बैंक चार्जेस, हाँ बैंक चार्जेस डेबिटेड लिख सकते हो, या फिर सिर्फ बैंक चार्जेस लिख सकते हो 2000, ठीक है 2000। अच्छा, और क्या है, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिट ए सम ऑफ 5 लाख इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन 20th December 2019, ठीक है।
तो कोई एक कस्टमर है जिसने 5 लाख ले जाके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। एक चेक डिपॉजिट भी होता है, एक अकाउंट डिपॉजिट। अगर हम किसी को अपना अकाउंट नंबर दे दे तो वो ले जाके वहां पर पैसा डिपॉजिट करता है। बट द इंटीमेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑन 2nd of Jan, बट बैंक ने ये बताया ही नहीं। तो ठीक है, बैंक में क्या इम्पैक्ट हुआ ये बोलो। कस्टमर ने अगर पैसा डिपॉजिट किया तो अकाउंट क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा, ठीक है। और अगर बैंक ने बताया नहीं है तो इसका इम्पैक्ट कैश बुक में क्या होगा कि कैश बुक में अभी भी हम लोगों ने इनफ्लो नहीं दिखा होगा, लेकिन मुझे तो पासबुक का सोचना है। तो अगर बैंक में ले जाके पैसा जमा हुआ है तो पासबुक तो मेरे 5 लाख से क्या हो गया होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव साइड में, ठीक है। लिखो चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, deposited by customer not yet recorded in cash book, not yet recorded in cash book, but अभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कितना अमाउंट था, 5 लाख ना। अच्छा, अब और कुछ नहीं है इसमें, अब तुम लोग को करना है टोटल। ये तो हो जाएगा 16 लाख, 11 लाख नहीं, 11 और 5 और यहाँ पर एक 60 भी है, मतलब 16 लाख 60,000 हो रहा है। देखो तो, हाँ 16 लाख 60,000, 16 लाख 60,000 हो रहा है। और इधर माइनस वाला देखो कितना हो रहा है, 20 लाख 40,000, 42,000, 20 लाख 42,000। अच्छा, तो डिफरेंस किधर आ रहा है, नेगेटिव साइड में ही आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो, थ्री लाख 82,000, 3,82,000 नेगेटिव साइड में आ रहा है। और ये किसका बैलेंस आ रहा है, पासबुक का। पासबुक के नेगेटिव बैलेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ, या फिर ओवर ड्राफ्ट, ठीक है। तो कोई भी एक बोल सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं ओवर ड्राफ्ट बैलेंस एज पर पास। पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट भी हो सकता है या फिर अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट, कोई भी एक लिखने से ही होगा। 3,82,000 आ रहा है, 3,82,000 ही है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एमेंडेड कैश बुक का है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 30 सितंबर का, ठीक है। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक हमें बता दिया है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये सब एडजस्ट करके हमें किस कहां तक पहुंचना पड़ेगा, कैश बुक तक पहुंचना पड़ेगा। चलो लिखो, DRS as on 30th of September 2019, DRS as on 30th of September 2019, DRS as on 30th of September 2019, particulars plus minus, particulars plus minus। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, पासबुक का बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, अगर सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक बताए तो वो क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें प्लस साइड में लिखना पड़ेगा। तो लिखो, हम इसको लिख देते हैं क्रेडिट बैलेंस। तुम लोग चाहो तो सिर्फ बैलेंस भी लिख सकते हो जैसे दिया हुआ है, एज पर पासबुक, ठीक है। 10 लाख। अच्छा, तो मुझे सोचना कैसा है, कैश बुक की तरह। तो ऐड का कॉलम, ठीक है, ऐड ज्यादा रहेगा, लेस भी रहेगा लगभग 3, लेकिन ऐड ज्यादा रहेगा, ठीक है। उसके हिसाब से तुम लोग जगह रख दो, लेस। कैश बुक के तरह हम लोग को सोचना है। देखते हैं क्या बोला है, चेक डिपोजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। चेक डिपोजिट का मतलब कैश इनफ्लो है कि कैश आउटफ्लो है, इनकम हुआ था तभी तो चेक डिपोजिट करने गए थे। कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है तो फिर कैश बुक क्या दिख रहा होगा, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, कम दिख रहा होगा ना, क्योंकि कैश बुक में मैंने इनकम का एंट्री नहीं किया है। तो कैश बुक मेरा क्या दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा। अगर एक्सपेंस का बात होता तो ज्यादा दिखता। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 लाख से माइनस,
तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना पड़ेगा? चेक डिपॉजिटेड but not recorded in cash book, but not recorded in cash book. 5 लाख माइनस कॉलम में लिखना पड़ेगा 5 लाख। फिर 11,20,000 बोल रहा है चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। मुझे किसी से चेक मिल गया, मतलब कस्टमर से मिला होगा, तो मैंने उसको चेक को अभी तक बैंक में नहीं भेजा है, तो क्या मैंने अकाउंटेंट से एंट्री करवा लिया होगा? ऑब्वियसली करवाया होगा, लेकिन नहीं तो फिर मेरा रिकॉर्डिंग करने का मतलब क्या है? जर्नल एंट्री फॉलो जरूर करते होंगे। तो 11,20,000 से क्या दिख रहा होगा? कैश बुक, क्योंकि हम लोग तो कैश बुक की तरह से प्लस दिख रहा होगा, ठीक है, ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि बैंक में नहीं भेजा है तो बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है। अकाउंटेंट ने तो क्रेडिट कर दिया होगा, क्योंकि पैसा रिसीव किया है तो अकाउंटेंट ने एंट्री कर दिया होगा। 11,20,000 प्लस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस साइड में लिखो चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक ओनली। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक ओनली 11,20,000, यही था ना? 11,20,000। अच्छा, फिर बोल रहा है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, ठीक है। बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड हम लोगों ने 2,000 से कम दिखाया। अब देखो बैंक कॉलम का बात हो रहा है, मतलब किसका बात हो रहा है? कैश बुक की पासबुक, बैंक कॉलम कैश बुक में होता है ना बैंक कॉलम, हम लोगों ने यही तो डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एक कैश कॉलम भी होता है, लेकिन हमें तो वो चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए? बैंक कॉलम। इधर भी एक बैंक कॉलम है, इधर भी एक बैंक कॉलम है। ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड है। ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड को जब हम लोगों ने ऐड किया है, जब हम लोगों ने क्रेडिट साइड को ऐड किया है, तो कितना कम ऐड किया है? 2,000 से। तो क्रेडिट साइड में किस चीज का एंट्री होता है? कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो? जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो तुम लोग। हाँ बोलो, क्या होता है? आउटफ्लो, ठीक है। इधर हम लोग रिसिप्ट दिखाते हैं ना, कैश बुक में इधर क्या लिखते हो? रिसिप्ट, और इधर क्या लिखते हो? पेमेंट, तो आउटफ्लो। तो अगर मैंने 2,000 का खर्चा कम दिखाया, आउटफ्लो मतलब क्या? हम किसी को पेमेंट करते हैं, तो अगर मैंने 2,000 का पेमेंट कम दिखाया तो मेरा कैश बुक 2,000 से क्या दिख रहा होगा? क्योंकि मुझे तो कैश बुक की तरह सोचना है। हाँ बोलो, ज्यादा दिख रहा होगा, तो 2,000 से मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड, ठीक है। तो ये 2,000 मेरा क्या दिख रहा होगा? प्लस दिख रहा होगा। 2,000 से मेरा प्लस दिख रहा होगा, तो तुम लोग प्लस साइड में लिखो। क्या लिखना पड़ेगा? लैंग्वेज क्या लिखोगे? लिखो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। जब भी क्रेडिट साइड डेबिट साइड बोलेगा ना, क्योंकि देखो लास्ट दिन ही मैंने तुम लोग को एक पासबुक का क्वेश्चन करवाया था, वहां पर कॉलम का नाम क्या रहता है? डेबिट क्रेडिट नहीं रहता है, विथड्रॉल और डिपोजिट। डेबिट क्रेडिट लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या बैंक कॉलम कैश कॉलम रहता है? नहीं, ऐसा दिखता है ना, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकली ये वाला करवाया था। तो अगर मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, मतलब मुझे किसका बात कर रहा है? कैश बुक का, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बोला है, लेकिन अगर हमें पूरा मतलब समझ में आता है, मतलब हर एक चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहेगा, तो ही हम लोग ना समझ पाएंगे कि अच्छा बैंक कॉलम मतलब क्या है। तो वैसे तो देखो बैंक कॉलम, बैंक वाला तो बैंक कॉलम ही मेंटेन करेगा और तो कुछ करेगा भी नहीं, लेकिन उसका प्रोसेस अलग होता है पासबुक देखने में, लेकिन हमारे लेजर की तरह थोड़ी ना होता है, उसका फॉर्मेट अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, कास्ट शॉर्ट कितने से? 2,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला 60,000 बोल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा बैंक अकाउंट के साथ अटैच किया हुआ है, वो हमेशा अपने टाइम पे डिडक्ट करवा देता है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं बोला कि कैश बुक में इसका एंट्री हुआ है नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ होगा? अगर बैंक डायरेक्टली पे कर रहा है, हमें याद होगा तभी ना हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ये मिसमैच का रीजन है, तो इसका मतलब हम लोगों ने एंट्री किया होगा कि नहीं किया होगा? नहीं किया होगा। तो 60,000 से मेरा कैश बुक क्या दिख रहा होगा? ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि ये तो खर्चा है, ठीक है। मेरे अकाउंट से प्रीमियम का पैसा चला गया, लेकिन मैंने उस बात का एंट्री नहीं किया, तो मैंने खर्चा नहीं दिखाया। खर्चा नहीं दिखाया तो मेरा कैश बुक कैसे दिख रहा होगा? पॉजिटिव दिख रहा होगा 60,000 से।
ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, হ্যাঁ কারণ এগুলোই হচ্ছে রিকনসিলিয়েশনের কারণ। কারণ বলছে ব্যাংক এমনিতেও দেখো যদি ব্যাংক ডাইরেক্টলি কোনো চার্জেস কাটে তার মানে কি ব্যাংকের থ্রুতে তো হয়ে গেল, ধরো তোমার একটা ইএমআই চলছে ব্যাংক নিজের কেটে নিচ্ছে, ঠিক আছে, ওটা আলাদা কথা, মোবাইলে আজকাল মেসেজ চলে আসে তো তুমি দেখে নেবে কি আমার ইএমআই কেটে নিয়েছে। কিন্তু যদি ব্যাংকে ইনস্ট্রাকশন থাকে তাহলে তোমার আগে ব্যাংক রেকর্ড করে নেবে, ঠিক আছে, কারণ তুমি তো তখনই করবে যখন তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে তুমি ধরো ওটার অ্যাকাউন্ট মেনটেন করো, কিন্তু যে যখন কাটবে তারপরেই না তুমি এন্ট্রিটা করবে। ব্যাংক আগে যদি করে দেয় আর আমরা যদি না করি তাহলে তো ডিফারেন্স হবে। তো এখানে অ্যাজাম্পশন ওটাই হবে, যেহেতু এগুলোই ডিফারেন্সের কারণ, যদি ওরা দুজনেই এন্ট্রি করতো তাহলে এই পয়েন্টটা আসতোই। তো ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম পেড ডাইরেক্টলি বাই ব্যাংক, পেড ডাইরেক্টলি বাই बैंक 60,000, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या बोले। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, बोल रहा है कि कैश बुक में बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने कोई चार्ज काटा होगा, हम लोगों ने उसका एंट्री किया लेकिन गलती से 2000 दो बार कर दिया, तो मेरा कैश बुक कितने से डिफरेंस दिखेगा, पहले ये बताओ, अमाउंट बताओ कितने से डिफरेंस दिखेगा। 2000 से, ठीक है, 2000 से कम दिखेगा कि ज्यादा दिखेगा, कम दिखेगा। बैंक में बैंक ने एक चार्जेस काटा 2000, मैंने कितना दिखा दिया है गलती से 4000, दो बार 2000 दिखाया तो 4000 दिखाया, तो मेरा डिफरेंस कितने से दिखेगा, 2000 से दिखेगा। 2000 से क्या दिखेगा, ज्यादा या कम, क्योंकि खर्चा था। হ্যাঁ ব্যাংক চার্জেস এন্টার টুয়াইস এই যে এখানে তো বলেই দিয়েছে ক্লিয়ারলি कैश बुक, हाँ तो कैश बुक में खर्चा ज्यादा दिख रहा है लेकिन कितने से दिख रहा है, 2000 से। 2000 तो होना ही था, वो तो ठीक ही है, लेकिन और जो 2000 कर दिया है ना वो तो गलती किया है। एक 2000 तो ठीक है, वो तो वैसे भी होगा। तो लिखो नेगेटिव साइड में तुम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, बैंक चार्जेस wrongly entered twice in the cash book, लिखो बैंक चार्जेस wrongly entered twice in the cash book, बैंक चार्जेस wrongly entered twice in cash book 2000। फिर देखते हैं, चेक इशू किया है हम लोगों ने, मतलब किसी खर्चा के लिए पेमेंट किया है बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट, ठीक है। चेक इशू किया है तो चेक इशू तो किसी पर्सन को करते हैं बट उसने अभी तक बैंक में ले जाके वो चेक प्रेजेंट नहीं किया है, तो मेरे कैश बुक क्या हम लोग किस हिसाब से सोच रहे हैं, कैश बुक, तो बोलो कैश बुक में क्या इम्पैक्ट दिख रहा होगा, 5 लाख माइनस, क्योंकि जब भी हम किसी को चेक पेमेंट करेंगे हम अकाउंटेंट को बोल देंगे देखिए इस खर्चे का हम चेक में पेमेंट करें, आप एंट्री कर लीजिए, तो उन्होंने तो 5 लाख का खर्चा दिखा दिया होगा, तो 5 लाख से अकाउंट जो है मेरा यहाँ पर कैश आउटफ्लो दिख गया होगा, लेकिन उन्होंने चेक डिपॉजिट नहीं किया है तो मेरे अकाउंट से पैसा नहीं गया है अभी तक, ठीक है। अच्छा तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड 5 लाख, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 5 लाख हो जाएगा। फिर देखो क्या बोल रहे हैं, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, चेक रिसीव मतलब कोई इनकम के अगेंस्ट में मुझे पैसा मिला तो 10,000 मिला, तो मैंने अकाउंटेंट को बोला, उन्होंने एक बार 10,000 रिकॉर्ड किया, सही था, फिर दोबारा से 10,000 रिकॉर्ड कर दिया, तो मेरा कैश बुक कितने से क्या दिख रहा होगा, 10,000 से ज्यादा दिख रहा होगा, तो 10,000 प्लस करके दिखाएंगे। एक बार 10,000 तो सही था, दोबारा 10,000 वही गलत कर दिया, तो 10,000 से यहाँ पर दिखाएंगे चेक रिसीव्ड entered twice wrongly, entered twice wrongly, 10 बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर का मतलब है कि हम लोगों ने कोई बिल डिस्काउंट करवाया था, बिल डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जब कोई कस्टमर हमें लॉन्ग टाइम के लिए क्रेडिट मांग रहा है, जैसे आज किसी को कुछ क्रेडिट में भेज दिया, बोल रहे 1 वीक बाद दे देंगे, तो ठीक है, अगर हमें उस कस्टमर पे ट्रस्ट है, हम लोग उनको जानते हैं तो दे देते हैं, लेकिन कोई अगर बोलेगा
कि मुझे 1 मंथ का क्रेडिट चाहिए, तो अगर हम लोग उससे नहीं जानते तो क्या हम लोग उससे ट्रस्ट करके 1 मंथ का क्रेडिट देंगे? नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई अगर 90 डेज या 3 मंथ्स के लिए हमारे पास क्रेडिट मांगता है तो हम लोग उसके अगेंस्ट पे उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रूफ के तरफ से बिल्स जो है ड्रॉ करवा लेते हैं। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल होता है, वो एक मतलब डॉक्यूमेंट होता है जहां पर हम लोग ये लिखवा लेते हैं कस्टमर से कि मैंने इस कस्टमर को इस तारीख को इतने रुपए का चीज सेल किया है, वो इतने तारीख को इतने दिन बाद ये पेमेंट मुझे कर देगा बोल के उससे साइन करवा लेते हैं। अब इससे क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर वो मुझे धोखा भी देता है, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास तो डॉक्यूमेंट होगा, हम चाहे तो उस पर लीगल जो है कार्रवाई कर सकते हैं कि भाई मेरे पास से ये चीज खरीदा बट उसने पैसा नहीं दिया। अब ये बिल्स रिसीवेबल जो मेरे पास है, अब मान लो कि कोई मुझे 3 मंथ्स बाद पैसा देगा ऐसा बोला है, वो 3 मंथ्स बाद दे दिया, बिल क्या हो जाएगा, फिर उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर इस 3 मंथ्स के बीच में मुझे पैसे का जरूरत हुआ, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं पता है, हाँ, बैंक में जाके इस बिल को जमा कर सकते हैं और बैंक वाले को बोल सकते हैं कि आप मुझे इसके अगेंस्ट में पैसा दे दीजिए। तो बैंक वाला बोलेगा हम कोई भी काम फ्री में नहीं करते, हम इसका डिस्काउंट, जैसे मान लो मैंने 10,000 का बिल्स रिसीवेबल का डॉक्यूमेंट जमा दिया, तो बैंक वाला मुझे बोलेगा हम पैसा दे देंगे लेकिन 9,000 देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट काट लिया, 1,000। अब मुझे पैसे का जरूरत था तो मुझे ये करना पड़ा। अब बात ये है कि फिर हम कस्टमर को ऐसा सेल क्यों करेंगे, तो देखो इतना कंपटीशन है, अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे ही नहीं, कस्टमर को कोई स्कोप नहीं देंगे, क्योंकि वो तो बोला था 3 महीने बाद देगा, अगर मुझे अचानक से पैसे का जरूरत है तो मुझे ले जाके बैंक में, मेरे पास ऑप्शन है, हम ले जाके उस बिल को क्या कर सकते हैं, बैंक में दे सकते हैं। ठीक है, तो बैंक वाला मुझे क्या दे देगा, पैसा, लेकिन पैसा पूरा नहीं देता है, वो क्या करता है, डिस्काउंट काट लेता है। तो वही ऐसा एक डिस्काउंटेड बिल था जो डिसऑनर हो गया। अब सोचो, अब देखो मैंने बिल ड्रॉ किया, ठीक है, तो मुझे पैसा मिलने वाला था 3 मंथ्स बाद, बट मुझे अचानक से पैसे का जरूरत हो गया, तो मैंने ले जाके बैंक वाले को वो बिल पकड़ा दिया और बैंक वाले से पैसा ले लिया। अब बोलो 3 मंथ्स बाद वो पैसा जो कस्टमर पैसा देने वाला है वो किसको देगा, बैंक को देगा। ठीक है, हम उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि अब बैंक को दे दीजिएगा। अब अगर वो बैंक को नहीं देता है तो बैंक किसे फोन करेगा, मुझे फोन करेगा कि देखो आपने जो बिल दिया वो क्या हो गया, डिसऑनर, जैसे चेक डिसऑनर होता है, बिल क्या हो गया, डिसऑनर, उस इंसान को पैसा देना था। अब बैंक क्या बोलेगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरा 10,000 चाहिए। बैंक बोलेगा आपने मुझे एक 10,000 का बिल दिया था, मैंने पहले ही बोला आपको 10,000 नहीं देंगे, 9,000 देंगे, और आपने बोला था 3 महीने बाद ये पर्सन मुझे 10,000 दे देगा, और अगर मुझे 10,000 नहीं मिला तो बैंक क्या करेगा, मुझे फोन करके बोलेगा, तो मुझे वो 10,000 बैंक को देना पड़ेगा और बाद में मुझे उससे रिकवरी करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट। अब अगर बिल डिस्काउंटेड था, मतलब वो डिस्काउंटेड वाला बिल जो हो गया डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब समझ में आया, जिसको उस बिल का पैसा भरना था, मतलब जिसके पास बीपी था, मेरे पास क्या था, बिल्स रिसीवेबल, मेरा बिल्स रिसीवेबल मैंने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। ठीक है, और बैंक वाले के पास क्या रहा, अब बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स पेबल किसके पास है, उसी के पास है, मेरे कस्टमर के पास, बट उसने पेमेंट नहीं किया। तो बोल रहा है कि लेकिन ये चीज का रिकॉर्डिंग मैंने कैश बुक में नहीं किया है। ठीक है, तो मेरा कैश बुक 5 लाख से क्या दिख रहा होगा, बोलो। देख, ज्यादा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अगर डिसऑनर का एंट्री नहीं करवाया, बैंक वाला मुझे बोल रहा है कि मेरे कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, लेकिन इस बात का मैंने कोई, देखो मैंने जब कस्टमर को क्रेडिट में सेल किया होगा तो क्या एंट्री किया होगा, ये किया होगा कि अब वो मुझे बोल रहा है मुझे लॉन्ग टाइम के लिए क्रेडिट, तो मैंने क्या बोला, ठीक है तब बिल ड्रॉ करवाओ, बिल्स रिसीवेबल टू क्या कर दिया, डेटर। ठीक है, अब अगर इस बिल को हम डिस्काउंट करवाते हैं तो क्या एंट्री होगा पता है, हम बैंक में चले गए, बैंक वाले को बोला, मान लो 10,000 का बिल है, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए 10,000 का सेल था, 10,000 का बीआर है, तो बैंक बोला कि आपको कितना देंगे, हम अपने एग्जांपल के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, डिस्काउंट कितना हो गया, मेरा लॉस कितने का हो गया इस चक्कर में, 1,000 रुपए का, टू क्या हो जाए, बिल्स रिसीवेबल, मेरे पास से मेरा एसेट चला गया, डेटर तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाता है, डेटर, अगर डेटर को बिल्स रिसीवेबल थमा देते हैं तो डेटर कन्वर्ट टू क्या हो जाता है, बीआर, बीआर अगर हम लोग बैंक में दे देते हैं तो बीआर कहां पर चला गया, बैंक वाले के पास चला गया। ठीक है, अब बैंक वाला मुझे बोल रहा है आपका कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, तो मुझे क्या एंट्री करना चाहिए पता है, बैंक को पैसा मुझे देना पड़ेगा, तो हम टू बैंक क्या लिखेंगे, 10,000, और कस्टमर को फिर से क्या करेंगे, डेबिट,
हमें एक बार तो मुझे बैंक को पैसा देना ही पड़ेगा, बैंक वेट नहीं करेगा किसी के लिए, बैंक को मुझे पैसा देना ही पड़ेगा, लेकिन हम अपने कस्टमर को थोड़ी ना छोड़ेंगे, बोलेंगे भाई तुम मेरा पैसा दो, क्यों नहीं दे रहे हो। तो डेटर टू सेल्स, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल, फिर यहाँ पर क्या हो गया, डेटर टू बैंक। अब इंसिडेंट क्या बोल रहा है, ये जो डिसऑनर हुआ, ये जो एंट्री है ना, ये जो डिसऑनर वाला मतलब डिसऑनर होने से ये एंट्री होगा, हम लोगों ने वो कैश बुक में एंट्री नहीं किया है, तो 5 लाख से मेरा अकाउंट क्या दिख रहा होगा, डेटर डेबिट टू बैंक, ये मैंने नहीं किया है, तो मैंने अपने अकाउंट से 5 लाख नहीं दिया होगा। जैसे मैंने यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरे पास से 10,000 मुझे देना है, तो ये एंट्री मैंने अगर नहीं किया है, मेरा अमाउंट 10,000 है, यहाँ पर रियल अमाउंट 5 लाख है, तो मैंने अगर ये एंट्री नहीं किया है, तो फिर मेरा कैश बुक 5 लाख से क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा हो। ठीक है, वही चीज हुआ कि अगर मुझे अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ा, लेकिन मैंने इसका कोई इम्पैक्ट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया, तो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10,000 कहाँ से कम दिखेगा, वो तो दिख ही नहीं रहा है, ये एंट्री मैंने नहीं किया बोल रहे পয়সা দিয়ে দিয়েছে ওরা এন্ট্রি করতে ভুলে গেছে, ব্যাংক তো ছাড়বে না, ব্যাংক তো ওই দিনই পয়সা নেবে, ব্যাংকে দিতেই হবে, হ্যাঁ সেরকম রিকোয়েস্ট করলে কিছুদিন এদিক ওদিক হতে পারে, ব্যাংকে তো পয়সা দিতেই হবে, বলছে এন্ট্রি করেনি, এখানে বলেছে দেখো ডিসকাউন্টেড ডিসঅনার হয়েছে সবই জানে, কিন্তু এন্ট্রি ক্যাশ বুকে করেনি, মানে নিজের পকেট থেকে যে পয়সাটা দিতে হয়েছে সেটার এন্ট্রিটা করেনি, तो फिर 5 लाख से ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा पेमेंट होने वाला था ना, तो 5 लाख से ज्यादा दिख रहा है। तो पॉजिटिव साइड में देखो क्या लिखना क्या पड़ेगा, लिखो चेक रिसिप्ट, नहीं चेक नहीं सॉरी, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, ये लिख दो, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, 5 लाख। ठीक है, अब ऐड कर लो, और कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा 10 लाख 2, 10 लाख 2 हो जाएगा, और ये कितना हो रहा है 10 और 11 21 लाख 20, 21 लाख 26 लाख 92,000, 26 लाख 92,000। अच्छा, तो डिफरेंस पॉजिटिव साइड में आ रहा है, कितना आ रहा है 16 लाख 90,000। सर कैश बुक के हिसाब से है, पॉजिटिव आया है, तो क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाएगा। फिर देखते हैं 4th नंबर, देखो prepare a bank reconciliation statement from the following particulars on 31st March 2019, debit balance as per bank column of the cash book। ठीक है, मतलब कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस है, यानी पॉजिटिव बैलेंस है, पहले इतना लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। 4th नंबर लिखो, BRS as on, এটা 2 পর 4 হচ্ছে, হ্যাঁ 2 পর 4 হচ্ছে, 2 পর নয় 3 পর, দুইটা মনে হচ্ছে বাকি রেখেছি, 3 পর 4 হচ্ছে 31st of March 2019, particulars plus minus, particulars plus minus, debit balance as per cash book 37,20,000, एड का कॉलम, एड में लगभग 3 और लेस में भी 3 होगा, उस हिसाब से जगह रख दो, और यहाँ पर कैश बुक है तो पासबुक के हिसाब से सोचिए, पासबुक वर्किंग देख क्या बोल रहे हैं, चेक इशूड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को चेक दे दिया है बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, तो चेक दे दिया क्रेडिटर को, क्रेडिटर अभी तक बैंक में गया नहीं है, तो बैंक का पासबुक 7,20,000 से क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि पेमेंट करते हैं तो पैसा कट जाना चाहिए था, लेकिन पैसा नहीं कटा है क्योंकि वो गया ही नहीं बैंक तक, तो मेरा 7,20,000 से बैंक अकाउंट ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो 7,20,000 से क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड
but not yet presented. प्रेजेंटेड सिर्फ लिख दिया है, फॉर पेमेंट मैंने लिखा नहीं, तुम लोग अगर लिखोगे तो लिख, और भी लिखना चाहते हो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिखने से भी होगा, नॉट येट प्रेजेंटेड भी ठीक ही है लैंग्वेज। अच्छा, फिर बोल रहा है डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक। डिविडेंड मतलब क्या होता है, शेयर में कहीं इन्होंने पैसा लगाया होगा तो डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, बैंक के थ्रू से ही होता है क्योंकि कंपनी सारा काम बैंक के थ्रू से ही करती है, बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। लेकिन कैश बुक में हम लोगों ने इसका एंट्री नहीं किया है, तो हम लोग किसके हिसाब से सोच रहे हैं, पासबुक के हिसाब से। तो बोलो अगर 5 लाख का डिविडेंड रिसीव हुआ है तो पासबुक क्या दिख रहा होगा, प्लस, ठीक है, क्योंकि बैंक वाला तो एंट्री कर, मतलब बैंक अकाउंट में तो पैसा कंपनी के थ्रू से पहुंच गया होगा, ठीक है, हम लोगों ने एंट्री नहीं किया, हमारा कम दिख रहा है, लेकिन मुझे तो पासबुक के हिसाब से सोचना है, तो 5 लाख से प्लस कर दो, ठीक है। डिविडेंड रिसीव डायरेक्टली बाय बैंक, ऐसे लिख दो, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक या डायरेक्टली बाय बैंक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, 5 लाख। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बोला है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं बोला है, क्या बोला है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। मतलब चार्ज का मतलब क्या होता है, पैसा काट लेना, इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया मतलब क्या हुआ, पैसा काट लिया, अलाउड मतलब दिया है, ठीक है, मिला है। तो 12,500 का अगर इंटरेस्ट मिला है बैंक के थ्रू से, तो फिर मेरा पासबुक क्या दिख रहा होगा, प्लस, ठीक है, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया तो पासबुक प्लस हो गया, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट allowed by bank, 12,500, 12,500। अब देखो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू दिस डेट। बोल रहा है चेक डिपॉजिट कर दिया है हम लोगों ने बैंक में, मतलब कस्टमर ने दिया होगा, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट बैंक ने इसको अभी तक क्या नहीं किया है, क्रेडिट नहीं किया है, तो 15,40,000 से बैंक अकाउंट क्या दिख रहा होगा, माइनस, ठीक है। बैंक ने अगर क्रेडिट, जब तक बैंक क्रेडिट नहीं करेगा हमें अकाउंट में वो पैसा कभी शो नहीं होगा, तो 15,40,000 से क्या दिख रहा होगा, नेगेटिव, तो इसको लिखो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड but not yet collected by bank, 1540 minus side 1540। फिर बोल रहा है बैंक चार्जेस, पासबुक क्या दिख रहा होगा, माइनस, ठीक है, बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने पैसा काट लिया, चार्जेस जब सिर्फ बोलता है इसका मतलब पैसा काट लिया, 2,000। बैंक चार्जेस लिख दो तुम लोग भी, यहाँ पर बैंक चार्जेस बोल के लेस साइड में लिखना पड़ेगा 2,000। फिर बोल रहा है ए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव। अच्छा, कोई कस्टमर ने चेक दिया, हम लोगों ने ले जाके बैंक में डिपॉजिट किया, बट वो डिसऑनर हो गया, तो अगर डिसऑनर हो गया हम लोग किस हिसाब से सोच रहे हैं, पासबुक के हिसाब से। तो बोलो क्या 15,40,000 से मेरा अकाउंट क्या होने वाला था, क्रेडिट होने वाला था, अगर सब कुछ सही सही चलता मेरे अकाउंट में ये पैसा अपडेट हो जाता तो प्लस दिखाता, लेकिन डिसऑनर होने से क्या बैंक मेरे अकाउंट में 15,40,000 दिखाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, तो 15,40,000 से मेरा क्या दिख रहा होगा, माइनस, ठीक है, तो हम लोग अच्छा ही था 3,20,000, हाँ मैंने गलती से 15,40,000 बोल दिया, 3,20,000 से क्या दिख रहा होगा, माइनस दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने चेक डिपॉजिट करवाया तो मेरा अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए था, बट डिसऑनर वाले चेक का अकाउंट थोड़ी ना क्रेडिट होगा, तो क्या दिख रहा होगा, 3,20,000 से नेगेटिव ही दिख रहा होगा। पैसा अपडेट कहाँ से होगा, फिर कस्टमर को बोलेंगे कि चेक गड़बड़ है, सही वाला चेक दो, चेक डिसऑनर है। चेक बहुत सारे रीजन से डिसऑनर होता है, जैसे कि अगर साइन 2 बार कर दिए, मतलब एक ही जगह पे अगर 2 बार ऐसे कर देते हो ना तो भी चेक डिसऑनर, चेक बहुत संभाल के जो है साइन करना होता है, नहीं तो डिसऑनर हो जाता है, ठीक है। 3,20,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है,
बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ, तो ठीक है, हाउस टैक्स का पैसा बैंक से कट हो जाता है, तो हम लोग तो पासबुक के हिसाब से ही सोच रहे हैं, आगे का नहीं भी पढ़े तो भी तो हमारा काम हो ही जाएगा। तो 3,50,000 से मेरा बैंक अकाउंट क्या दिख रहा होगा, माइनस। बैंक ने अगर मेरा टैक्स पे किया है, बैंक ने तो नहीं करता है, मतलब बैंक में मेरा जो अकाउंट है उसके थ्रू से, क्योंकि बैंक को इंस्ट्रक्शन था, मेरे अकाउंट का इंस्ट्रक्शन था कि भाई मेरा ये टैक्स आप पे कर दीजिएगा, जैसे ईएमआई का इंस्ट्रक्शन रहता है ना, तो वो खुद ब खुद डिडक्ट होते जाता है। तो 3 लाख कौन ही देखो, और चलो, हाउस टैक्स पेड बाय बैंक, हाउस टैक्स पेड बाय बैंक 350, 3,50,000 और कुछ भी नहीं है। बाकी इसको अगर आगे पढ़ भी लेते हो, बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन, बैंक से इस बात का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग तो पासबुक के हिसाब से सोच रहे हैं, तो आगे की इन्फॉर्मेशन से तो हमारा कोई वैसे भी लेना देना नहीं बनता है। अब देख लो कितना हो रहा है, 12,20,000, 12,30,000, अच्छा 49,52,500, 49,52,500, 18,92,000, 22 লাখ আসার কথা, 22 লাখ आ रहा है, हाँ তাহলে দেখো কিছু ভুল হয়ে গেছে, 22,12,000 ये आना चाहिए, 22,12,000। তো দেখো কিছু একটা ভুল লিখেছো নিশ্চয়ই, চারটে অ্যামাউন্ট আসছে, 15,42,000, 3,20,000, 3,20,000। हाँ, अब इसका नेट करो, नेट करने से पॉजिटिव साइड में ही आ रहा है, कितना आ रहा है 27,40,500, किसके हिसाब से आया, पासबुक के हिसाब से। पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस को क्या बोलेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अच्छा, और ऐसा क्वेश्चन हमारा नहीं है, जो भी क्वेश्चन स्किप किया हुआ है सभी अमेंडेड कैश बुक का है। अब अमेंडेड कैश बुक मतलब क्या होता है, देखो हेडिंग कर लो, अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक और एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक। अच्छा लिखो, अंडर दिस मेथड, under this method, comma, bank column of cash book, bank column of cash book is prepared. Second point में, this cash book records, this cash book records error or omission, error or omission which are made in cash book only, which are made in cash book only. Error or omission, error or omission related to passbook, related to passbook are not recorded in this cash book. देखो, एमेंडेड कैश बुक का मतलब, एमेंड करने का मतलब क्या होता है, एक चीज ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कुछ एडिशंस करना, ठीक है। तो एमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक मतलब ऑलरेडी कैश बुक बना हुआ था, उसे मुझे एमेंड या एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या है, अंडर दिस मेथड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, तो हम लोग बनाएंगे क्या, क्योंकि हम लोग कर रहे रिकंसिलिएशन, तो कैश बुक में तो 3 कॉलम होता है, लेकिन एमेंडेड कैश बुक में भी हमें कौन सा कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा, बैंक कॉलम ही प्रिपेयर करना पड़ेगा।
दिस कैश बुक रिकॉर्ड्स एरर और ओमिशन विच आर मेड इन द कैश बुक ओनली। क्या है, अगर कैश बुक में किसी तरीके का गलती या ओमिशन हुआ है, सिर्फ उसी चीज को रिकॉर्ड करना है एमेंडेड कैश बुक में। पासबुक में कुछ भी गलती हुआ है वो रिकॉर्ड नहीं करना है। मतलब अकाउंटेंट से किसी भी तरीके का गलती हुआ है, अकाउंटेंट के वजह से, बैंक के वजह से नहीं। मान लो बैंक ने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो क्या वो अकाउंटेंट का गलती है? नहीं। अकाउंटेंट के गलती के वजह से अगर हमारे कैश बुक में कुछ अपडेशन हमें करना पड़ रहा है तो सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। एरर और ओमिशन रिलेटेड टू पासबुक, देखो क्लियरली बोल दिया गया, आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक जो बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, कैश बुक में अगर कोई एंट्री गलत कर दिया था हम लोगों ने या नहीं किया था, उसी को जो है रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें और लिखो, रूल्स ऑफ कैश बुक। रूल्स ऑफ कैश बुक, ठीक है। कैश बुक का रूल्स यहाँ भी नॉर्मल होगा, जैसे अगर इनफ्लो हुआ कैश का, इनफ्लो मतलब प्लस होना, ठीक है। इनफ्लो ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड, कौन सी साइड में होगा रिकॉर्ड? डेबिट साइड में। और मतलब रूल्स वही है जो नॉर्मल कैश बुक का होता है। और अगर मेरा आउटफ्लो हुआ तो फिर आउटफ्लो ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, रूल्स इसमें भी सेम तरीके से। अच्छा, फिर क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। अब ये जो अमेंडेड कैश बुक हम लोग बना लेंगे तो इसका एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ठीक है। जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैश बुक का, वही हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो लिखो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इज यूज्ड एज the starting point of BRS, ठीक है। BRS का स्टार्टिंग पॉइंट हमें इसी को रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ट्रांजैक्शंस which are not recorded in cash book will not, सॉरी ये वाला ना नॉट हटाओ, ये नॉट नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन विच आर होगा, विच आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक विल नॉट रिकॉर्डेड इन BSR, विल नॉट रिकॉर्डेड या एंटर्ड, जो भी लिखना चाहते हो, इन BRS, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी अमेंडमेंट हम लोग कैश बुक में करेंगे उसका BRS में और इम्पैक्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जो अमेंडेड कैश बुक में हो जाएगा उसका BRS में नहीं दिखाएंगे। इसका रीजन क्या है, देखो अगर हम लोगों ने कैश बुक में कोई गलत एंट्री किया था तो ऑब्वियसली पासबुक से तो वो मेरा मैच नहीं होगा। तो अगर हम उस गलती को रेक्टिफाई कर लेते हैं तो फिर मेरा मिसमैच तो वैसे ही जो है हट जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर अमेंडेड कैश बुक में हम लोगों ने कोई ओमिशन किया था, हम लोगों ने मान लो चेक इशू किया था, उसका एंट्री नहीं किया था, लेकिन पासबुक में उसका एंट्री हुआ, मतलब पासबुक से पैसा डिडक्ट हो गया है। अब वो गलती को अगर हम लोगों ने सुधार लिया तो कैश बुक पासबुक का मिसमैच तो वैसे ही ठीक हो गया। तो क्या फिर मुझे दोबारा BRS में दिखाना चाहिए? क्यों दिखाएं, क्योंकि वो तो मेरा गलती तो मैंने रेक्टिफाई कर ही लिया है। तो फिर ऐसे फिर मुझे उसको BRS में नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आया क्यों नहीं दिखाना पड़ेगा? हम फिर से बोल रहे हैं, मान लो मैंने एक एंट्री किया ही नहीं, ठीक है। मैंने मान लो किसी को क्या किया है, रिपेयर्स के लिए पेमेंट किया है, ठीक है, रिपेयर्स टू बैंक, मतलब चेक में पेमेंट किया है, और वो चेक ले जाके बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया। तो मेरे पासबुक में से क्या दिख रहा होगा, बैलेंस डिडक्ट दिख रहा होगा, बट मैंने ये एंट्री किया ही नहीं, ओमिशन किया। अब अमेंडेड कैश बुक जब बना रहे ये एंट्री डाल दिए तो मेरा क्या होगा, BRS में क्या, और कुछ BRS में इसका इम्पैक्ट जाना चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने तो ये गलती सही कर दिया, जिस वजह से मिसमैच दिख रहा था वो मेरा सही हो गया, तो फिर BRS में वो क्यों जाएगा। इसीलिए रूल्स बनाया है कि ट्रांजैक्शन जो हम लोग अमेंडेड कैश बुक में डालेंगे उसका BRS में किसी तरीके का इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन हमें कौन सा मिलेगा, ठीक है, देखते हैं रुको कौन सा क्वेश्चन अमेंडेड वाला होगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने पहले गैप दिया था, 5 वाला शायद दिया था, देखते हैं। अच्छा हाँ, इसमें और एक पॉइंट बाकी है, और नोट्स का और एक पॉइंट थोड़ा लिख लो। कैश बुक का अमेंडेड कैश बुक कैसे देखने में होगा, सेम ही होगा, फिर भी हम लिखवा देते हैं। यहाँ पर लिखो कैश बुक, ब्रैकेट में लिख लो बैंक कॉलम, बैंक कॉलम,
ये थोड़ा सा नोट बाकी रहेगा। और ऐसे लेजर बना लो जैसे कैश बुक का होता है, इधर डेबिट लिख लो, इधर क्रेडिट लिख लो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस क्या लिखना पड़ेगा, बीडी, ठीक है। ओपनिंग अगर मेरा डेबिट बैलेंस है तो ये पॉजिटिव हुआ। और बाई चांस अगर मेरा ओवरड्राफ्ट है तो बाई बैलेंस बीडी से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपनिंग क्रेडिट और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे एडजस्टमेंट के बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग क्रेडिट नेगेटिव होगा अगर इधर मेरा बैलेंस आ रहा है, और अगर बैलेंस इधर आ रहा है सारे एडजस्टमेंट के बाद तो वो पॉजिटिव बैलेंस को शो करेगा, बाई बैलेंस सीडी। जो क्लोजिंग होता है उससे सीडी लिखते हैं, टू साइड होता है तो टू, बाई साइड होता है तो बाई, और ये हो गया क्लोजिंग। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस, ठीक है, डेबिट बैलेंस। क्योंकि ओपनिंग अगर डेबिट है तो वो डेबिट साइड में जाता है, लेकिन क्लोजिंग का डेबिट क्रेडिट साइड में जाता है, तभी तो नेक्स्ट ईयर इधर आता है ना। अच्छा, एमेंडेड कैश बुक का हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, लिख लो, हम फिर क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 5, ये देखो क्या बोला है। On 30th of September 2019, the bank account of X, according to the bank column of cash book, was overdrawn to the extent of 4062। मतलब ये 4062 कहाँ दिख रहा है, पासबुक में की कैश बुक में। फिर से पढ़ रहे हैं, 30th September 2009, बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बस कितना दिख रहा है, ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। कहाँ दिख रहा है, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक के बैंक कॉलम में दिख रहा है। On the same date, the bank statement showed a credit balance of 20,758। मतलब ये तो बोल रहा है नेगेटिव है, बैंक क्या बोल रहा है, नहीं पॉजिटिव है। सेम चीज के लिए एक जन ओवरड्रॉन बोल रहा है कैश बुक का बैंक कॉलम, और यहाँ पर बैंक बोल रहा है कि आपका पॉजिटिव बैलेंस इतना दिख रहा है इन फेवर ऑफ एक्स, मतलब एक्स का बात हो रहा है। एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। जब हम लोगों ने इसे देखा कि क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या डिफरेंसेस हुआ है, तो कैश बुक और बैंक का यहाँ पर दिख रहा है। ए चेक फॉर 13,14,000 डिपोजिटेड ऑन 29th of September 2019 was credited by the bank only on 3rd October 2019। बोल रहा है एक चेक डिपॉजिट किया गया था 13 लाख, जो है 13 लाख कितने का, 13,14,000 का, deposited on 29th of September 2019 was credited by the bank only on 3rd October। कब क्रेडिट किया है बैंक ने, 3rd October को। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि अगर 13,14,000 का मेरे पास चेक आया था, तभी तो हम ले जाके डिपॉजिट किए, तो मेरे पास अगर चेक आया तो मेरा अकाउंटेंट उसे एंट्री करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। तो क्या मतलब जो अकाउंटेंट है उनसे कोई गलती हुआ है, मिसमैच क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग 30th सितंबर को देख रहे हैं लेकिन बैंक ने इसे कब क्रेडिट किया है, तो इससे तो अकाउंटेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये मेरे कैश बुक में अमेंड करने के लिए आएगा कि बीआरएस में दिखाना चाहिए, बीआरएस में, कैश बुक में नहीं आएगा। कैश बुक में वही आएगा अगर अकाउंटेंट से ओमिशन हुआ है या अकाउंटेंट से कोई गलती हुआ है। यहाँ कहीं नहीं बोला है कि इसका एंट्री अकाउंटेंट ने नहीं किया है या फिर उनसे कोई गलती हुआ, ठीक है। फिर देखो, ए पेमेंट बाय चेक 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब बोलो क्या ये अकाउंटेंट का गलती है, हाँ है। तो अगर अकाउंटेंट का गलती है तो अमेंडेड कैश बुक में दिखेगा, और अगर अमेंडेड कैश बुक में दिखेगा तो क्या बीआरएस में दिखाएंगे, नहीं, तो ये सिर्फ कहाँ दिखेगा, अमेंडेड कैश बुक में, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑन 29th of September 2019 द बैंक क्रेडिट एन अमाउंट 1,17,400 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ एक्स। एक्स का कोई कस्टमर था जिन्होंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया 1,17,400, बट एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स अंटिल 1st October। हम लोग तो 30th सितंबर को बना रहे हैं, लेकिन 1st October तक जो है इसके बारे में हमारे मतलब एक्स को नहीं पता है। अगर एक्स को नहीं पता है तो उसके अकाउंटेंट को भी नहीं पता है, तो 1,17,400 से क्या होगा, एंट्री उसने नहीं किया होगा।
तो ये क्या हो गया है, ओमिशन हो गया है। तो एरर होगा तो भी हमें सही करना है, और ओमिशन हो जाता है तो भी हमें कहाँ दिखाना है। अगर कैश अकाउंटेंट से ओमिशन होता है तो एमेंडेड कैश बुक, तो मुझे ये किस में दिखाना पड़ेगा, कैश बुक में। तो क्या ये बीआरएस में आएगा, फिर नहीं आएगा। ओमिशन होगा तो भी दिखाएंगे, और कुछ गलती होगा तो भी उसे रेक्टिफाई कर लेंगे। फिर बोल रहा है बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में ये एंट्री नहीं हुआ, अगेन ओमिशन। तो ओमिशन होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एमेंडेड कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक में तो हम दो ही रीजन से दिखाते हैं ना, आइदर ओमिशन हुआ है या फिर एरर हुआ है। तो ओमिशन होगा तो हम लोग एंट्री करेंगे एमेंडेड कैश बुक में, तो बीआरएस में नहीं दी। On 6 September, the bank credited 20,000 to X in error. अच्छा, बैंक ने गलती से 20,000 जो है X के अकाउंट में क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया, गलती से उसके अकाउंट में वो पैसा दिखा दिया। तो गलती किसका है, बैंक का। तो बैंक का गलती क्या हम लोग ठीक कर सकते हैं, पहले ये भी सोचो प्रैक्टिकली, क्या हम लोग बैंक का गलती ठीक कर सकते, नहीं। तो फिर ये कहां पर जाएगा, बीआरएस में। ये हमें दिखाना नहीं है अपने कैश बुक में। हम लोग कैश बुक में वही दिखाएंगे अगर हमारे अकाउंटेंट से कोई गलती हो गया या अकाउंटेंट ने कोई एंट्री किया नहीं है, अब जो भी रीजन हो, चाहे उससे गलती से एंट्री नहीं हुआ हो या फिर उसे पता नहीं था, दोनों ही केस में होगा। अच्छा, और कुछ है क्या, देख लेते हैं। और भी दो है। ए बिल्स एक्सचेंज, a bills of exchange 1,40,000 was discounted by X with bank. This bill was dishonored on 28th of September, but no entry had been made in the books of X. ठीक है, बोल रहा है कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब अभी जो बिल्स का तुम लोग को कंसेप्ट समझाया 1,40,000 वो डिस्काउंट करवाया था एक्स ने, ठीक है, अपने बैंक में ले जाके। बिल जो हो गया है डिसऑनर्ड हो गया है, कब हुआ है, 20th ऑफ सितंबर। हम लोग कब का बना रहे, 30th ऑफ सितंबर का, ठीक है। बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स के बुक्स में एंट्री नहीं हुआ, ओमिशन हुआ है। एक्स के बुक्स में मतलब क्या, कैश बुक में। तो अगर कैश बुक में ओमिशन है तो मुझे इसको कहाँ दिखाना पड़ेगा, एमेंडेड कैश बुक में दिखाएंगे। और अगर एमेंडेड कैश बुक में दिखाएंगे तो बीआरएस में इसे नहीं दिखाएंगे। Check issued up to 30th of September 2019 but not presented for payment up to the date total 13,20,000। चेक इशू कर दिया है हम लोगों ने, तो क्या हमारे अकाउंटेंट को पता होगा, जरूर पता होगा। पहले तो अकाउंटेंट को ही बताएंगे कि इतने का एंट्री कर दीजिए, खर्चा पेमेंट कर दिया है। अगर अब लेकिन क्या हुआ है, बोल रहा है कि प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं है, मतलब जिसको चेक दिया है वो अभी भी चेक लेके घर पे बैठा है। तो फिर कहाँ इसका एडजस्टमेंट दिखाएंगे, बीआरएस में कि कैश बुक में, बोलो। बीआरएस में, क्योंकि ये ना तो अकाउंटेंट से ओमिशन है ना तो अकाउंटेंट का एरर है, तो फिर ये सिर्फ कहाँ जाएगा, बीआरएस में जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले तुम लोग बनाओ एक, देखो कैसे क्वेश्चन क्या बोला है, कैसे समझ में आएगा कि हमें अमेंडेड कैश बुक बनाना है। टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक ऑफ एक्स टू अराइव द करेक्टेड बैलेंस ऑन 30th सितंबर। देखो ये क्वेश्चन सिर्फ बीआरएस का भी बन सकता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ के समझे कि हमें कैश बुक प्रिपेयर करना है। नीचे क्या बोला है, बीआरएस, ऊपर क्या बोला है, एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन जो भी रिक्वायर्ड है कैश बुक में उसको बना के दिखाओ। मतलब कैश बुक तो ऑलरेडी बना हुआ ही था, तभी तो बैलेंस आया था। फिर मुझे क्या बनाने बोल रहा है, एमेंडेड कैश बुक। तो ये पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर ये लाइन नहीं रहता तो फिर तुम लोग क्या करते, डायरेक्ट बीआरएस करते, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करते। कौन से पॉइंट से स्टार्ट करते, दोनों पॉइंट दिया हुआ था यहाँ पर, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करते, एक पॉइंट में पहुंच जाते, तो भी आंसर आएगा। लेकिन अगर मुझे बोले कि एमेंडेड कैश बुक बना के करो, तो मुझे एमेंडेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। तो चलो कैश बुक एक बना लो, इलास्ट्रेशन 5, ठीक है। कैश बुक ब्रैकेट में बैंक कॉलम, तो देखते हैं क्या बैलेंस दिया है। बोला था देखो ओवरड्रॉन है 4062, तो फिर किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। ओवरड्रॉन है ना, ओवरड्रॉन है तो बैलेंस किधर दिखाएंगे, मतलब ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे, बाई बैलेंस पीडी। ओवरड्रॉन मतलब कैश बुक का ओवरड्रॉन मतलब नेगेटिव, कैश का नेगेटिव बैलेंस हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैश एसेट है, डेबिट होना चाहिए अगर पॉजिटिव है तो। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सा एंट्री हमारा कहाँ जाने वाला था। जैसे देखो ये जो 13,14,000 का चेक डिपॉजिट हुआ है, तो चेक डिपॉजिट हुआ है तो कैशियर को पता, सॉरी कैशियर बोल रहा है, अकाउंटेंट को पता होगा, उसने एंट्री कर दिया होगा। बैंक ने 3 अक्टूबर को किया है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाना चाहिए, बीआरएस में, ठीक है। तो नीचे ना एक बीआरएस भी बना लेते, साथ ही साथ उसमें भी लिख देंगे। ये इतना सा काम हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं
BRS as on 30th of September 2019। छोटा सा ही बनेगा, ज्यादा तो नहीं है। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना पड़ेगा, इस कैश बुक का बैलेंस जो आएगा, अभी मैंने रूल्स में लिखवाया था, कैश बुक का जो बैलेंस, हाँ वही लिखवाया, अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस लिखना पड़ेगा। अभी जगह तो नहीं है, लेकिन इसको एडजस्टमेंट मुझे कहाँ करना पड़ेगा, अच्छा करे भी कैसे, अभी तो मुझे पता भी नहीं है। ठीक है चलो यहाँ पर रहने दो, ठीक है अभी कर नहीं सकते हैं। देखो यहाँ पर कितना आया था, 13,14 कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट, अच्छा बोलो मुझे किस हिसाब से सोचना पड़ेगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कैश बुक ही होगा, तो मुझे पासबुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो 13,14,000 का चेक डिपॉजिट हुआ है, लेकिन 3 अक्टूबर को बैंक ने उसे क्रेडिट किया है, तो उसके पहले पासबुक 13,14,000 से क्या दिख रहा होगा, माइनस। ठीक है, तो 13,14,000 से हम लोग क्या दिखा देंगे, माइनस, क्योंकि ये पैसा मेरे अकाउंट में तब तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो 13,14,000 से माइनस दिखेगा, यानी लेस साइड में तुम लोग को लिखना पड़ेगा। अब इसका एड साइड जो है 2 ही होगा, ठीक है, यहाँ पर एक एड लिख दिया, 2 यहाँ पर होगा, ऊपर जगह रखना है, लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ जगह नहीं है, हम पीछे लेफ्ट साइड बना है, लेफ्ट साइड में लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो माइनस साइड में लिखेंगे 13,14,000, माइनस साइड में होगा 13,14,000 माइनस प्लस। ठीक है, A payment by check for 16,000 has been entered twice in the cash book। तो अकाउंटेंट का गलती है, एरर है, ये एरर है, तो मुझे कैश बुक में दिखाना पड़ेगा। अब मुझे बोलो कि अगर मैंने 16,000 का क्या किया है, डिपोजिट चेक पेमेंट दिखा है, तो चेक पेमेंट का एंट्री क्या होता है, किसको पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर डेबिट, सही एंट्री बोलो, क्रेडिटर डेबिट टू क्या होना चाहिए था, बैंक, कितना 16,000। तो ये एंट्री मैंने एक बार किया, वो तो सही था, तो मैंने कैश बुक में क्या लिखा होगा, बाई क्रेडिटर लिखा होगा। अब दोबारा से कर दिया है ऐसे, क्रेडिटर टू बैंक, तो मैंने फिर से क्या लिख दिया होगा, बोलो, मतलब मेरा कैश बुक कैसे दिख रहा होगा, बाई क्रेडिटर। अगर मुझे इसको ठीक करना है, एक बाई क्रेडिटर तो भाई ठीक है, एक को मुझे हटाना है, तो ऐसे काट तो नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन पढ़ के आ रहे हैं, हाँ डेबिट टू क्या करोगे, टू क्रेडिटर, ठीक है, टू क्रेडिटर कर दोगे। तो यहाँ जो अमेंडेड कैश बुक बनाए वो इसमें लिख दो टू क्रेडिटर बोल के, ठीक है, टू क्रेडिटर 16,000, टू क्रेडिटर हो जाएगा 16,000। और इसको हमें बीआरएस में नहीं दिखाना पड़ता है, ठीक है, यही रूल से हमारा अमेंडेड कैश बुक बनता है, क्योंकि वो तो अकाउंटेंट का गलती था, इसीलिए मिसमैच हो रहा था। तो अब अगर कैश बुक सही कर लिए तो फिर पासबुक से तो कोई लेना देना है। On 29 September, the bank credited amount 1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1st October। तो फिर इसका मतलब ओमिशन हो गया होगा अकाउंटेंट से, तो फिर हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा, कैश बुक में, ठीक है। तो कैश बुक में क्या एंट्री करेंगे, इसका तो एंट्री नहीं हुआ था, तो पैसा मिलने से एंट्री जो होता है वही कर देंगे। क्या एंट्री होता है, चेक मिला बैंक टू डेटर्स, तो बैंक इसमें क्या लिखोगे, कैश बुक के बैंक कॉलम में टू डेटर्स। 1,17,400 था, 1,17,400 था, क्या ये और बीआरएस में जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, बीआरएस में ये नहीं जाएगा। अच्छा, बैंक चार्जेस 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में ओमिशन हो रखा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक में से एंट्री करेंगे, क्योंकि कैश बुक में ओमिशन और एरर की वजह से होता है। तो बोलो बैंक चार्जेस का एंट्री क्या होना चाहिए, वही लिख देंगे, हाँ, मतलब एंट्री हो जाएगा बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, तो बाई बैंक चार्जेस 580, खर्चा है ना, जैसे एक्सपेंस होता है, बाई बैंक चार्जेस 580। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, 6 सितंबर बैंक क्रेडिट किया है 20,000 टू एक्स इन एरर, बैंक ने गलती से 20,000 एरर जो है एक्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो ये दिखेगा कहाँ,
बीआरएस में। ये तो बैंक का गलती है, ये हम लोग ठीक नहीं कर सकते, तो बैंक इसे कैसे ठीक करेगा? तो हम लोग अपने हिसाब से सोचेंगे। तो पासबुक में क्या हो गया होगा? 20,000 से प्लस हो गया होगा, ज्यादा दिखा दिया है, तो एडिशन साइड में तुम लोग को लिखना पड़ेगा। लिखो क्रेडिटेड बाय बैंक रॉन्गली, क्रेडिटेड बाय बैंक रॉन्गली। प्लस साइड में लिखना है, कितना था? 20 ना, 20,000 क्रेडिटेड बाय बैंक रॉन्गली 20,000। अच्छा, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। A bill of exchange 140 was discounted by X with his bank. This bill was dishonored, but no entry had been made in the books of X's. तो इसका कहां पर एडजस्टमेंट होगा? कैश बुक में, क्योंकि एंट्री उन्होंने नहीं किया है, ओमिशन है ना, सोचो। बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। कैश बुक में कौन सा एंट्री होता है? आइदर ओमिशन या फिर एरर। तो ओमिशन हो रखा है तो एंट्री करना पड़ेगा। तो बोलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या हुआ है? यहाँ पर अभी सिखाया था तुम लोग को, डिसऑनर होने से क्या एंट्री होता है? डेटर टू बैंक, डेटर टू बैंक। फिर से डेटर को बोलेंगे ना कि भाई पैसा दे दो, तो डेटर जैसे बिल्स होता है तो डेटर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो अगर डिसऑनर हुआ तो फिर से डेटर रेज हो गया। टू बैंक वाले की तो पैसा देना पड़ेगा, तो टू क्या हो जाएगा? बैंक 1,40,000। तो क्या एंट्री लिखेंगे? बाई डेटर। बाई डेटर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बाई डेटर बी आर डिसऑनर्ड 140। अब ये और बीआरएस में नहीं जाएगा, ठीक है, एक ही जगह पे जाएगा। फिर चेक इशूड अप टू 30th September 2019 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट टोटल 13,26,000। तो ये बीआरएस में इम्पैक्ट आएगा। चेक इशू किया है तो अकाउंटेंट को पता होगा, ठीक है। हाँ, तो फिर नहीं, ये तो हमारा बीआरएस में आएगा ना। हाँ, तो फिर ये 13,26,000 मेरे पासबुक में क्या दिख रहा होगा? मैंने चेक इशू किया था तो वैसे तो नेगेटिव दिखाना चाहिए, बट इन्होंने अभी तक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं किया, जिनको दिए प्लस दिख रहा है। 13,26,000 से प्लस कर दो, 13,26,000 से प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा? क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट presented for payment 13,26,000। लेकिन बीआरएस को कंप्लीट करने के लिए पहले क्या क्लोज करना पड़ेगा? कैश बुक को, क्योंकि इसी के स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग कर सकते हैं। तो 140, 580, 4062 कितना आ रहा है? है 13,26,000। देखो कितना आ रहा है? 47, 1,44,642, 1,44,642। और इधर बैलेंस कितना है? तो ये तो लेजर का टोटल हो गया। बैलेंस सीडी 11,242, ठीक है, 11,242। अब इस बैलेंस को क्या करना है? ये बैलेंस मेरा क्या होगा? बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ये क्या बैलेंस आया? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव आया। क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव ना। जब ये नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करोगे तो बाई बैलेंस लिखोगे। तो कैश बुक का बैंक कॉलम तो एसेट होता है। बैंक अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस ला रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरा नेगेटिव है, तो ओवरड्राफ्ट लिखना पड़ेगा। कैश बुक और क्रेडिट তো ক্যাশের ক্রেডিট মানে তো আমাদের কাছে কি হবে? নেগেটিভই হবে। আমাদের কাছে ক্যাশ থাকলে তো আমরা অলওয়েজ অ্যাসেট মানবো, অ্যাসেট মানলে ডেবিট। যদি আমার ক্যাশ মাইনাসে দেখাচ্ছে তবেই তো আমার ক্রেডিট হবে না, এটাই তো ক্রেডিট ব্যালেন্স। তো লিখো ওভারড্রাফট, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। देखो ये भी आइडेंटिफाई करने से अगर हम लोग गलत कर देते हैं तो प्लस की जगह माइनस में लिख दोगे, फिर गलत आंसर आ जाएगा।
इधर लिखना पड़ेगा ना 11 to 42। अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि पॉजिटिव है कि नहीं, जैसे देखो सिंपल सा बात है, एसेट, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, ये तो एसेट ही है ना, तो ये मेरा बैलेंस इधर आ रहा है, तो बोले तो ये कौन सा बैलेंस है, ये तो क्रेडिट साइड है, ये कौन सा साइड है, डेबिट, ये ज्यादा था ये कम था, तभी तो इसने अपने से इतना उधार दिया कि भाई बैलेंस करने के लिए इतना ले लो, तो किसने उधार दिया, क्रेडिट ने। और मेरा आइटम क्या है, कैश है, कैश क्रेडिट होने का मतलब आ रहा है कि जा रहा है, तो फिर नेगेटिव ही हुआ, कैश क्रेडिट का मतलब तो जा रहा है, तो नेगेटिव नहीं हुआ। चलो अब इसको तुम लोग को टोटल करना है बस, और कुछ नहीं। देखो कितना आएगा, प्लस साइड टोटल बताओ और नेगेटिव साइड का टोटल बताओ। 13,46,000 अच्छा, प्लस साइड 13,46,000 और नेगेटिव साइड 13,25,242 अच्छा 13,25,242। अब हम लोग का बैलेंस क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव ही आएगा, कितना आ रहा है 2750 20,758, इतना आना चाहिए। क्रेडिट, अब ये किस हिसाब से आया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो मेरा एंडिंग पॉइंट पासबुक होगा, पॉजिटिव आया तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 20,758 आएगा। तो अमेंडेड कैश बुक कैसे बनेगा समझ में आया, लेकिन इसमें तुम लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा कि कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ जाने वाला है। अच्छा, और कौन कौन सा क्वेश्चन तुम लोग करके देख सकते हो, अमेंडेड कैश बुक का ही है, बचा कुचा जो भी है। क्वेश्चन नंबर 6 कर पाओगे, मतलब इलास्ट्रेशन का बात करें, इलास्ट्रेशन 6 कर सकते हो खुद से, इलास्ट्रेशन 8 7 हो चुका है, ठीक है, 7 बीच में वैसा क्वेश्चन था नहीं तो मैंने ये 7 करवा दिया। 8 के बाद 9, हाँ इलास्ट्रेशन 9, और एक क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, बस इतना। और बच रहा है एमसीक्यू और जो भी हम लोग का ट्रू फॉल्स है आई थिंक, ठीक है। तो 1 2 3 का नेक्स्ट दिन हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है फिर। बाय मैम।